स्वागत आप सबका एक नए वीडियो में। और ये एनसीईआरटी सीरीज का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इतिहास कर रहे हैं। और इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो बुक नंबर 3 है ना। क्लास 12 में हम लोग जनरली 3 बुक पढ़ते हैं। तो पहला बुक जो हमारा एंशिएंट है और सेकंड बुक हमारा मेडाइवल है, जो कि हम दोनों बुक को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कवर किया है। जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उन हर एक पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चा किया, हर एक पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। जहां तक आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा होगा, नोट डाउन किया होगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि हिस्ट्री है, थोड़ा सा बोरिंग होगा, बट आप अगर चीजों को सही से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारा बुक नंबर 3 है। जनरली 5 या 6 चैप्टर है इसमें, देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो पहला जो हमारा चैप्टर है एक्चुअली क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 होगा, लेकिन उस बुक का चैप्टर नंबर 1 हम बात करेंगे। थीम 10 इसका नाम है और इसमें नाम है उपनिवेशवाद और देहात। जनरली कॉलोनी, जब हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कॉलोनी हम बने, है ना, उस समय क्या मतलब कहने का मतलब जो कंट्री साइड मीन्स की जो गांव है या जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जनरली जो गांव आप बोल सकते हैं, वहां पे किस तरह से रेवेन्यू जनरेट करने का क्या उपाय लगाया, कैसे चीजें होती थी, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जनरली इस क्लास में पढ़ने वाले हैं ना। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्लास, क्योंकि ज्यादा फैक्चुअल चीजें आपको देखने को कम मिलेगा। थोड़ा सा आपको कहानी की तरह से चीजों को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो देख लीजिए, जनरली हमारा बुक ये है और इसमें हमारा चैप्टर नंबर आप देख सकते हैं कि करीब करीब 6 चैप्टर हमारा है। तो 6 चैप्टर मीन्स की 6 वीडियो या 5 वीडियो में हम कवर कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा कि आपको बताया है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग बिफोर, है ना, अप्रैल से पहले खत्म कर देंगे। मतलब कि 1 अप्रैल से, एनी हाउ 1 अप्रैल से, है ना, फ्रॉम 1 अप्रैल 1 अप्रैल से हम लोग जनरली साइंस चालू करने वाले हैं ना। साइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आप लोग साइंस ये जो चलेगा, ये लैब चलेगा पहली बार। ये 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल से आपको साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। एनसीईआरटी साइंस हम लोग वैसे नहीं पढ़ने वाले हैं जैसे कि क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं, तो वैसे नहीं करने वाले हैं इस बार हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, जहां आपके टॉपिक भी क्लियर होंगे, आपके सारे बुक भी एनसीईआरटी खत्म होंगे। और जो मतलब आप ये कह लीजिए कि केवल आपको ये वीडियोस देखना है, केवल जो मैं क्लासेस ले लूंगा, जो चीजें मैं बताऊंगा, केवल उसको कर लेने से साइंस कहीं से भी, कितना भी टफ साइंस आएगा, आप साइंस के सवाल को सोल्व कर पाएंगे। आप समझ रहे बात को, आप साइंस के सवालों को सोल्व कर पाएंगे। हम लोग क्लास चलेगा 30-35 क्लास चल जाएगा, लेकिन हम लोग कभी हमें इसके बाद हमें ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना हमें कोई और बुक पढ़ने की जरूरत है। एमसीक्यू से लेके मतलब आपको सारा सवाल भी प्रैक्टिस होगा हर एक चैप्टर का बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि 1 तारीख से आपको साइंस का जो लैब चलेगा वो जरूर ज्वाइन करें, है ना। आपके लिए कोई सेपरेट एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पूरा कवर, उसके बेस पे हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ये है उपनिवेशवाद और देहात। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे 1857 क्रांति। फिर ये सब चैप्टर जो है जनरली ये चैप्टर बहुत इजी छोटा होगा, तो इसको हम लोग देख लेंगे। महात्मा गांधी आंदोलन समझना, विभाजन, फिर आपका संविधान का निर्माण। तो ये हमारा है ना, करीब करीब हमारा 150 पेज का पूरी है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, जो क्या हो रहा है, उपनिवेशवाद और देहात। देखिए, जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे राजस्व संग्रह करने की जो भी नीतियां बनाई, है ना, कैसे अलग अलग सेटलमेंट्स, है ना, अलग अलग चीजें लाई, जैसे कि आप लोगों को देखते हैं रैयतवाड़ी, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम। तो जितने भी रेवेन्यू जनरेट करने के रेवेन्यू पॉलिसी, जो राजस्व नीतियां आई, जिनकी उन नीतियों की वजह से कहीं ना कहीं भारत से जो वेल्थ है, भारत का जो संपत्ति था, वो ड्रेन हुआ, इंग्लैंड पहुंचा। भारत के जो भी रेवेन्यू राजस्व है, जो भी रिसोर्सेस थे, वो सब अंग्रेजों के हित में हुआ। और हमारे जो भारत के जो उस समय की जनता पीपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब होते गए। और यही कारण हुआ कि धीरे धीरे फिर इसका विरोध होना स्टार्ट हुआ। हमें जो भी चीजें पढ़ेंगे इस बुक में, जनरली हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड से समझेंगे। मतलब सोर्सेस क्या है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो भी ब्रिटिश के द्वारा जो भी रिकॉर्ड्स लेखा जोखा बनाया गया, उसके सर्वे जो किया गया, अकाउंट्स है, रिपोर्ट्स है, इन सब माध्यमों से जनरली यहाँ लिखा हुआ है ना,
एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, जो भी ऑफिशियल, जो भी सरकारी अभिलेख लिखे गए उनका अध्ययन करके हम इस चैप्टर को पूरा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। समझे बात को? तो ये तो स्टार्टिंग में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया, उनकी पॉलिसियां झाई, वो पॉलिसियां क्या था, अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए क्या पॉलिसीज था, पीजेंट्स का क्या लाइफ था, वो तो चलो ठीक है, कोई काम का नहीं, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जरूरी होगा, जो बहुत जरूरी होगा, जो पढ़ना ही है, उसको स्किप नहीं कर सकते, उनको हम लोग लेके चलेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वह बंगाल एंड जमींदार। देखिए, बंगाल के बारे में जनरली आपको पता होना चाहिए, है ना, कि द फर्स्ट प्रोविंस या पहला एरिया जहां पे ब्रिटिशों का आधिपत्य हुआ, है ना, आफ्टर बैटल ऑफ पलासी, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जब आपका इलाहाबाद की संधि से, है ना, यहाँ के दीवानी राइट्स प्राप्त किया, फिर यहाँ के रेवेन्यू को निचोड़ना स्टार्ट किया, कैसे किया उन चीजों को हम लोग समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1793 में आपको पता है कि बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल बिहार उड़ीसा वाला एरिया में बहुत फर्टाइल एरिया था, बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन है, तो यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लगाया, अस्थाई बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या था कि हम फिक्स कर देते हैं अमाउंट कि आपको, आपके पास इतना जमीन है तो आपको इतना, मतलब ये पर कट्ठा पे या पर एकड़ पे जो भी उसमें चलता होगा, इतना आपको देना है। कितना उपजा रहे हैं, नहीं उपजा रहे हैं, नो मैटर। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो मान लीजिए कि 1 क्विंटल जो भी उस समय पैदावार होता होगा, 1 क्विंटल अनाज या उसके बदले कैश से जो भी चीजें हैं वो जमा करवाना है, मीन्स एज ए रेवेन्यू टैक्स के रूप में आपको जमा करना है। फिक्स कर दिया, आप उस 1 एकड़ में जितना भी उपजा रहे हैं, लेकिन आपको 1 एकड़ देना। आप उस 1 एकड़ में हो या ना हो, आपको 1 एकड़ देना, मतलब आपको 1 क्विंटल देना है। ये तो परमानेंट स्थायी कर दिया, कभी रिवाइज उसको नहीं करना है, इस बात को हम समझेंगे। और ये बिहार बंगाल वाला एरिया में लगा था, और इसमें जो एजेंट बनाया गया जमींदार को, जो जमींदार मीन्स गांव के जो बड़े बड़े लोग थे जनरली उस समय, है ना, जिनके पास, उनको क्या किया कि एज एजेंट, एज ए कलेक्टर, है ना, एज ए कलेक्टिंग एजेंट रेवेन्यू, कि जमींदार को बोला कि देखो तुम इस गांव के मालिक, इस गांव के नहीं, सूबे के या जो भी हो, 100 गांव 50 गांव एक जमींदार के हाथ में, तुम जमींदार हो। जमींदार भी फूल गया, कह रहे यार हमको तो राजा बना दिया गया। और जनरल राजा बोला भी जाता था, यहां लिखा है राजा शब्द का प्रयोग शक्तिशाली जमींदारों के लिए। जमींदार तो राजा है, उसके पास पूरा जमीन, हालांकि जमींदार इज नॉट रियल ऑनर, वो असली मालिक नहीं है, वो ओनली एजेंट ऑफ ब्रिटिश टू कलेक्ट रेवेन्यू, केवल रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसको बनाया गया था। एक जमींदार के अंदर में 100 गांव 50 गांव। अब जमींदार का क्या काम है, इसलिए जमींदारों को दिया गया वसूलने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश को लगा कि अरे हम वसूलेंगे, हर एक गांव में जाके सब गांव का क्या कल्चर है, क्या चीजें हैं, कैसे मांगेंगे, नहीं देगा, विरोध करेगा, दुनियादारी, परेशानी, किसका घर कहाँ पे है, कौन सा किधर बैठता है, ये खेत कौन कर रहा है, कोई आइडिया नहीं होगा ना। तो जमींदार जनरली उसी, मतलब कहीं जान पहचान के होते थे, उनको सब पता है कि कौन सा किसके इस समय जमीन किसका है, मतलब ये जमीन किसको अलॉट किया है, किसको चीजें हैं, कौन सा देगा, वो सब आइडिया रहता था। अपने साथ लोग भी रखते थे, लठियाल जनरली जो लाठी लेकर रहते थे, अपने साथ जमींदार रखता था। जमींदार गया वसूला, तो अब जमींदार को पैसा तो मिलेगा ना भाई। जमींदार को जितना भी फिक्स था, मतलब जितना भी रेवेन्यू एक किसान के हाथ से लेता था, उसका 1/11 भाग जमींदार और 10/11 भाग जमींदार जमा करता था। 1/11 भाग, डेट मीन्स की लगभग 9%, है ना। 1/11 क्या हो, 9% हो गया ना, 11/99 9.01 जो भी हो, तो बाकी 91%, मतलब लगभग मांगे चलिए कि 10% जमींदार रख लिया अपने पास, और 90% जो भी रेवेन्यू है वो किसके पास चला गया, ब्रिटिश के पास, जो भी वसूलता जितना रेवेन्यू था उसका, ठीक है, इस बात को समझिएगा। तो अब ये भी एक चीज था कि सनसेट लॉ, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। सनसेट लॉ, ये रूल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त नियम लाया। सूर्यास्त नियम डेट मीन्स कि अगर आपका ड्यू डेट है, ड्यू डेट आप मतलब कि अगर आपका 31 तारीख को, महीने के 31 तारीख को आपको जो भी रेवेन्यू आप लोगों ने वसूला, एक आप जमींदार हैं, आपने जो भी रेवेन्यू वसूला
वो 31 तारीख को शाम तक आपको ब्रिटिश में जमा करना, मीन्स ब्रिटिश ऑफिसर्स जो भी उसमें होते होंगे जहां पे चीजें जमा करने वाला, वहां आपको जमा करना। अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, मीन्स जमींदारी किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिकॉज जमींदारी वहां पे हेरिडेटरी नहीं है, इट कैन बी ट्रांसफर, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑनर बट ट्रांसफर इन टाइम है, जमींदार को मालिक बनाया गया लेकिन कभी भी ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा तो नहीं, मेन मालिक तो नहीं है कि यार जमीन तो मेरा ही है, हम इसको बेचेंगे जो करना जो करेंगे, ऐसा नहीं था। तो जमींदार को कभी भी यहाँ पे 200 गांव का जमींदार अभी हो, तुम रेवेन्यू देने में फेल हो गए, नहीं दे पा रहे हो रेवेन्यू, नहीं रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हो, देन आपके इस पूरे, एक तो जमींदारी छिनाएगा ही और ऑक्शन किया जाएगा। ऑक्शन मतलब नीलामी, जो भी बकाया रकम है वो रकम वसूलेगा आपसे, और वो कैसे होगा, नीलामी, आपकी संपत्ति को नीलाम कर देगा, आपके पास जो संपत्ति है वो नीलाम कर दिया जाएगा, ये कंडीशन है। अच्छा, अब आपके दिमाग में हो रहा हो कि अच्छा क्यों नहीं जमा कर पाता था, क्या रीजन था भाई, जमींदार आखिरकार क्यों जमा नहीं कर पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ गया उसको, किसान से तो लेना था, हम सब बताएंगे अभी आगे चलेंगे, ठीक है। जो भी पहली बार देख रहे होंगे वीडियो को, तो वो तो पहले बात वीडियो को शेयर करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं कि शायद ही कहीं मिल जाएगा आपको। हाँ, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे एनसीईआरटी पढ़ाया होगा, मैं नहीं बोलता बहुत लोग जनरली पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया होगा, लेकिन क्या चीज नोट डाउन करना है, क्या चीज जरूरी है, वो कैसे पता चलता है, क्योंकि आप पेपर लगाएंगे तब पता चलेगा। और मैंने बहुत पेपर लगाया है, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के मैं पेपर लगाते रहता हूँ, जहाँ कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो उसका पेपर लगा लेना, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, जहाँ पे जीएस का पोर्शंस है वहां पे हम पेपर लगाते हैं, उससे पता चलता है कि एनसीईआरटी से क्या चीजें आ रही हैं, इसलिए जरूरी है उन चीजों को करना आपके लिए, है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना आपको। देखिए, तो नीलामी की ये घटना है, कहानी से समझाया जा रहा है कि एक नीलामी हो रहा था बर्दवान में, बर्दवान मीन्स की बंगाल में, है ना। 1797 में बर्दवान में एक नीलामी हो रहा था, राजा के द्वारा जितने भी भू संपदाएं थे वो सब बेचे जा रहे थे। अच्छा, नीलामी क्या होता है सबको पता है, जो हाईएस्ट अमाउंट देगा कोई भी वस्तु का, वो, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आपने कोई गाड़ी लिया और आप पेड नहीं कर पा रहे हैं गाड़ी का ईएमआई, 2-4-5 ईएमआई फेल हो गया, तो आपकी गाड़ी को नीलाम कर दिया जाएगा। मतलब पहले तो बात तो गाड़ी आपकी जब्त कर ली जाएगी बैंक के द्वारा, देन आफ्टर अब वो गाड़ी है भाई, अब उसको तो बैंक बेच नहीं सकता है तुरंत, कोई नया, अब नया दाम पे तो खरीदेगा नहीं। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या होता है कि 1 लाख का गाड़ी है, 3-4 किस्त अपने पेड किया था, फिर क्या होता है कि उस गाड़ी को नीलाम किया था, बिड लगता है, 50,000 दाम रख दिया, है ना। अब कोई लोग बोला नहीं गाड़ी की कंडीशन अच्छा है, हम 55 में लेंगे, कोई बोला 60 में, तो सबसे हाईएस्ट अमाउंट देगा उसको मिल जाएगा। तो ये नीलामी हो रहा था, नीलामी जनरली हो रहा था जमींदारी का, है ना। अब एक वर्धमान के राजा हैं, वो पैसा जमा नहीं कर पाए, रेवेन्यू वसूलने में असमर्थ रहे और ब्रिटिश को रेवेन्यू नहीं दे पाए, तो उसकी जो संपत्ति थी उसको नीलाम करने का काम चालू हो गया। नीलामी में लोग बैठे हैं, अब वो नीलामी एकदम फर्जी है, फर्जी दैट मीन्स हुआ कि यहां पे लिखा है कि जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे और राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। चूंकि बर्दवान के राजा राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलामी में बोली लगाने वाले अनेक खरीदार आए थे, है ना, सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी गई, ठीक है। लेकिन कलेक्टर जो था उसको तुरंत पता चल गया कहानी क्या है। जिससे जनरली क्या था कि बर्दवान के राजा के पास पैसा तो बहुत था, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बहुत पैसा है। अब उसके पास ज्यादा पैसा, तो नीलामी में क्या कर रहा है, नीलामी में कुछ ज्यादा वो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है कि अपने ही लोगों को बैठा दिया नीलामी में, अपने नौकर को बैठा दिया, अपने फैमिली को बैठा दिया। अब इस बात को समझेगा, ऐसा क्यों किया कि जो भी लोग बैठे हैं खरीदने के लिए, तो संपत्ति राजा का नीलाम हो रहा है क्योंकि राजा ने पैसा जमा नहीं कर पाया, अब उसकी संपत्ति को बेच के वो रेवेन्यू वसूला जाएगा। तो जनरली बात यहाँ पे होगा कि उसका नौकर वो बोला कि हाँ ये वहाँ जमीन इतना बिक रहा है, मतलब जमींदारी इसको लेना है, तो वो नौकर क्या है कि हाँ बोलेगा हाँ हम लेंगे, पैसा तो राजा ही देगा, लेकिन ब्रिटिश को क्या पता है कि उसका नौकर है या क्या। तो फाइनली वो जमींदारी
उसी के पास चलाता था, है ना। देखिए पैसा तो जमींदार के पास था ही, छुपा के रखता। अब रेवेन्यू जानबूझ के भी नहीं पे करता होगा, है ना, चलो नहीं करेंगे पे, रख लेते सब अपने पास, अपना पॉकेट भर लेते। तो ये भी कंडीशन होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जमींदार इतने ज्यादा दयालु होंगे कि किसानों से रेवेन्यू लेते ही नहीं होंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। रेवेन्यू तो वसूलते ही होंगे, भले राजा को मतलब ब्रिटिश को नहीं दे पाते होंगे। तो ये कहानी था। तो यहाँ बोला कि लगभग 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। तो कोई हमें काम की नहीं है, जनरली इस बात को समझेंगे, है ना, कोई काम का नहीं, जो काम का चीज रहेगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि आता ना कि आप क्यों नहीं रेवेन्यू जमा कर पा रहे हैं राजा। तो ये कहानी हम लोग समझेंगे, क्योंकि लगभग 75% से अधिक जो जमींदारी था वो ट्रांसफर हो गया था। मतलब लगभग 75% जमींदार डिफॉल्ट हो गए थे। डिफॉल्ट इट मीन्स कि उनकी जमींदारी नीलाम होने की कगार पे थी या नीलाम हो चुकी थी। 75% मतलब जमा नहीं कर पा रहे भाई, क्या कंडीशन है। तो ब्रिटिश अधिकारी जब ये बंदोबस्त लागू किया था, मीन्स परमानेंट सेटलमेंट, तो उसको लगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, है ना। जैसे कि बंगाल के विजय, जब उन्होंने बक्सर का युद्ध जीता, तो उस समय जो कंडीशन था, है ना, उनके समय जो भी चीजें थी उसके अकॉर्डिंग लगा कि सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन आप बात करेंगे 1770 के दशक तक बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगे। 1770 के टाइम पीरियड में जो बंगाल का जो गांव था उसका कंडीशन सही नहीं था, इकोनॉमिक सही नहीं था, है ना। आप देखिए कि सुखाड़ भी है ना, फैमिन भी आपको उसमें आ रहा है, अकाल भी पड़ रहा है और पैदावार भी कम हो रहा है। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किया जा सके जब कृषि में निवेश होगा। देखो अधिकारियों का कहना है कि कोई भी खेती हो या व्यापार हो या राज्य के रेवेन्यू रिसोर्सेज हो, ये बढ़ेगा कब, जब खेती में लोग निवेश करेंगे। ज्यादा खेती में निवेश करेंगे, किसान ज्यादा खेती करेगा, है ना, ज्यादा बीज बोएगा, ज्यादा खेती करेगा, सिंचाई उचाई अच्छा करेगा, तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ज्यादा वहां से ज्यादा अनाज आएगा, ज्यादा अनाज सरप्लस आएगा, ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ ट्रेड वेड सब कुछ सही होगा। उनका सोचना ये था, है ना। अब इस बात को समझेंगे और यहां पे बात को समझेगा। उनको लगा कि अगर हम रेवेन्यू का जो डिमांड है, जो हम रेवेन्यू वसूल रहे हैं किसानों से, अगर उसको परमानेंट फिक्स कर दें तो हमें रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। अच्छा, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ कि हम परमानेंट फिक्स कर ही दिए हैं कि इस गांव से भैया, इस गांव से अगर आप एक किसान हैं तो आपको, आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आपको 1 क्विंटल या 2 क्विंटल जो भी चीजें देना पड़ेगा। आपका उपज हो, उपज ना हो, ज्यादा उपज हो, उससे कोई सरकार को मतलब नहीं। 1 क्विंटल फिक्स कर दिया है, देन आपको 1 क्विंटल देना ही पड़ेगा। तो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इनकम होते आ रहा, तो सरकार की जो रेवेन्यू है उसमें कमी नहीं होगा कभी। उनको लगा, है ना, हम परमानेंट फिक्स कर दिए, हमको तो लोग पुचाएगा ही महीना महीना आके जमींदार, ये उनको लगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी मतलब कहने का मतलब जमींदार है ना, जो जमींदार है उनको लगा कि अब जमींदार का काम है एज एजेंट है, जमींदारों का 10% कमीशन ही मिल रहा है, जितना रेवेन्यू वसूल रहा है 10% अपने पास रख रहा है। तो जमींदार को भी लगेगा नहीं अरे हमको 10% इनकम हो रहा है, हमारा तो एक नौकरी हो गया फिक्स, तो क्यों ना हम निवेश कर दे, है ना। जो भी हमारे अंदर में जमींदारी में जो भी हमारे अंदर गांव आ रहा है, हमारे जो किसान हैं, उन किसानों को प्रोत्साहित करके ज्यादा खेती करो, बीज दे देंगे अपने पैसे, उनके पास पैसा नहीं है तो बीज दे देंगे, बीज से वो खरीद लेंगे, पैसा दे देंगे, पैसा से वो बीज खरीद लेंगे, फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेंगे, जो भी चीजें उसमें चल रही है उनको सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे, उनका खेती जितना ज्यादा होगा उतना हमारा इनकम। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा उनका सोच था ब्रिटिश का कि ऐसा करेंगे। जैसे हम लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ा सब कुछ अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्लास 8 में पढ़ा, ठीक है, ओके। और इनको लगा कि देखिए कि जब हो सकता है कि अभी 1 एकड़ में 50 क्विंटल या 20 क्विंटल गेहूं उपज हो रहा था, है ना, हमने जो फिक्स किया है परमानेंट सेटलमेंट में, जो परमानेंट फिक्स किया है कि आपको एक एकड़ में 1 क्विंटल देना है। अब 20 क्विंटल इनकम हो रहा है, 30 क्विंटल इनकम, नो डाउट आपको 1 क्विंटल देना है ना। और आपने परमानेंट फिक्स कर दिया है इन फ्यूचर उसी खेत से, 1 एकड़ खेत से
200 क्विंटल गेहूं उपजने लगा, उत्पादकता बढ़ गई, फिर भी आपको 1 क्विंटल ही देना है सरकार को। तो ऐसा बोला गया है, ठीक है, कि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। वही बात है कि अब लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा, मतलब जो राज्य का जो दावा था 10/11, ये इसको बढ़ा नहीं सकता था, फिक्स कर दिया था, है ना। अधिकारियों की आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उनको लगा इस तरह का सेटलमेंट करेंगे तो सब लोग अच्छा से खेती करेंगे, तो कुछ जमींदार भी विकसित हो जाएंगे, कुछ किसान भी अमीर हो जाएंगे, एक ऐसा वर्ग हो जाएगा, एक मिडिल क्लास टाइप का वर्ग हो जाएगा। उनसे यह उम्मीद था कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार रहा। उसको लगा कि भाई इस तरह का नियम सक्सेसफुल हो गया, किसानों को लगा अरे यार ब्रिटिश कितने अच्छे हैं, परमानेंट सेटलमेंट ले आया, हम लोग का इनकम दबा के हो रहा है ना। मिडेवल टाइम में हम लोग से बहुत ज्यादा 50% राजस्व वसूला जा रहा था, है ना। अब ब्रिटिश आए तो भाई हम लोग को तो बस एक फिक्स देना पड़ रहा है, उससे देना ही नहीं पड़ रहा है, मजा आ रहा है, चलो पैसा भी हम लोग के पास बच रहा है, जमींदार भी अलग खुश। तो उनको लगा कि इस तरह से करेंगे तो ब्रिटिश जो लोग हैं, जमींदार है, किसान, वो हमारे प्रति वफादार होंगे ब्रिटिश के प्रति। बट ऐसा हुआ नहीं, पहली बात कि वे कौन से व्यक्ति हैं जो कृषि में सुधार करने के साथ राज्य को निर्धारित राजस्व अदा करने का ठेका ले सकेंगे? कौन आदमी ऐसा करेगा भाई? कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे विवाद की बात। अभी देखिए मैं जमींदार की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे भी हम लोग पढ़ के वो जमींदार ऑप्शन अलग था। अभी हम लोग यहाँ पे कहानी में आ गए, यहाँ पे आ गया कि जब ये सिस्टम बोला कि सिस्टम कर देंगे लेकिन रेवेन्यू वसूलेगा कौन? तो वही बात आया कि रेवेन्यू वसूलने वाले होंगे जमींदार, है ना। सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था। इसके परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव में भूस्वामी नहीं था, बल्कि वह राज्य का राजस्व संभारता यानी संग्राहक मात्र था, एजेंट है वो, है ना। वही बताया जमींदार के नीचे 400 गांव है ना। एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप में लेते थे। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। तदुपरांत जमींदार यह निर्धारित करता था कि भिन्न गांवों से राजस्व कितनी मांग पूरी करनी होगी और जमींदार उन गांवों को निर्धारित राजस्व इकट्ठी करती थी। जमींदार को इससे यह अपेक्षा थी कि कंपनी को नियमित रूप से राजस्व अदा करेगा और ये ऐसा नहीं करेगा तो उसका संपदा। वही बात है, अब दे दे जमींदार को, लो 400 गांव लो, 400 गांव से हमको इतना रेवेन्यू आना चाहिए। अब जमींदार फिक्स कर दे रहा है ना, कि गांव से इतना आएगा, ये गांव से इतना आएगा, ये गांव से इतना आएगा, फिर इतना रेवेन्यू में का जो मेरा हिस्सा हमको दे देना भाई, बाकी जो करना जमींदार अपना रखो, है ना। तो ये था, नहीं जमा करो तो आपका संपदा नीलाम हो जाएगा। ये कहानी इस बात को आप समझे, ठीक है। तो फिर भी ये सब सिस्टम इतना अच्छा है तो आखिरकार जमींदार पेड क्यों नहीं करे? वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट? कंपनी ने रेवेन्यू को फिक्स किया था, है ना। जमींदार को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी है एक तरह से कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही आपका इनकम होगा, आपको उतना प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। स्टार्टिंग में तो अगर हम बात करेंगे जैसे ही सेटलमेंट लगा था 1793 में, तो कुछ समय के बाद ही जमींदार पेड नहीं कर पा रहे थे, तुरंत खराब हो चुका है। रीजन ये था कि पहला बात तो जमींदारी मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल डिमांड वर वेरी हाई। अब बात को समझेंगे, इनिशियल डिमांड जो फिक्स किया गया था इतना हाई था ना, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि अंग्रेज है भाई, वो सोच लिया था कि आने वाले समय में अगर इस खेत से ज्यादा उत्पादकता होगा तो हमको तो भैया हम जो फिक्स कर दे उतना ही मिलेगा, इससे ऐसा क्यों ना हम ज्यादा फिक्स कर दे, आने वाले समय में ज्यादा इनकम होगा तो ऑटोमेटिक हमको तो अभी मिल रहा है इतना। तो एक तो इतना ज्यादा था कि लोग किसान पेड नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा फिक्स कर दिया। तो फर्स्ट इनिशियल डिमांड वर वेरी हाई, तो इतना फिक्स था कि फ्यूचर सोच के बुलाया था कि आने वाला समय में अगर ज्यादा उत्पादकता होगा उस खेत से, हम तो अभी पहले से फिक्स कर लिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे। तो पहला चीज है ना, ये मैंने वही बताया, जमींदार कृषि में निवेश करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि क्रॉप फेलर हो गया है ना, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा था, रेवेन्यू ज्यादा था।
इसके कारण कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया, है ना। तो ताल्लुकदार मतलब होता है ताल्लुक रखने वाला, मतलब वही क्षेत्र का लोग जो ताल्लुक रखता है तो ताल्लुकदार बोला गया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, तो पहला बात तो डिमांड हाई था, हम लोग ने देख लिया। ठीक है, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, वही बात है जैसे मैंने अभी बताया। सेकंड रीजन जो है फेल होने का, सेकंड रीजन है कि ऊंची मांग। भाई जब उस समय फिक्स जो किया गया ना 1790 के टाइम में, जब ये फिक्स किया गया कि इतना पैसा, इतना अनाज जो भी हो, पैसा हो आपको देना हो, उसमें अनाज की कीमत इतनी कम थी, है ना, अनाज की कीमत इतनी कम थी कि किसान जो है उनके लिए पेड कर पाना मुश्किल था। उनकी जो आपके अनाज है वो भी इतना सस्ता बिक रहा है कि वो रेवेन्यू चुका ही नहीं पा रहे, है ना, वो रेवेन्यू चुका ही नहीं पा रहे, है ना। इस बात को समझेगा। जब जमींदार स्वयं किसानों से इकट्ठा नहीं कर सकता था तो अब आगे कंपनी को कैसे देता। अब किसान जमींदार को दे नहीं पा रहा है तो जमींदार कैसे देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। तीसरा था राजस्व असमान था, फसल अच्छी हो या खराब हो वही टाइम है, उतना ही आपको देना ही पड़ेगा। बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, है ना, फसल हो ही नहीं, लेकिन आपको तो भैया देना है ना। कोई ऐसा भी एरिया ना है, कोई ऐसा एरिया में ज्यादा खेती हो रहा, कोई ऐसा एरिया में खेती हो ही नहीं, बहुत कम हो रहा, तो इनइक्वल है तो कहीं ना कहीं वो इशू तो करेगा। समझ रहे बात को। तो तीसरा तो हमारा ये हो गया, है ना। और अगर हम बात करेंगे, एक चीज और था, वही सूर्यास्त सनसेट लॉ। अगर शाम तक क्या अगर आप जमींदार नहीं जमा कर पाता है जो ड्यू डेट है तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। तो ये भी बहुत अलग नियम है। चौथा था कि जो जमींदार था कि उसका काम था भैया किसानों से इकट्ठा करना क्या, राजस्व को। उसका एक ही काम ही लगा दिया कि तू बस जमींदार हो, राजा हो, ठीक है, राजा बनो, अपने घर में उड़ो, बट तुम्हारा काम है केवल राजस्व को इकट्ठा करना। अब जमींदार के पास कोई काम नहीं। भाई जमींदार अपने साथ आदमी जो रखता सैनिक नहीं रख सकता, खत्म। ओके, और भी क्या चीजें, अब इस बात को समझेंगे। देखिए, जमींदार, हाँ, जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया, पहला चीज। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। कचहरी को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर के देखरेख में रख दिया गया। जमींदार के पास अपना कचहरी, जो आसपास के जो किसान थे या जो भी आसपास के लोग थे उनका कोई मामला आता था ना, कोई भी लड़ गए झगड़ गए तो जमींदार उसको निपटाता था अपने कचहरी में। कचहरी बंद खत्म कर दिया, उसे जब कलेक्टर ले आया वही सब मामला देख रहा है। एक चीज हो गया, जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया। जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित एवं प्रतिबंधित कर दिया गया। एक मामले में तो यह यहां तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो कंपनी अधिकारी को तुरंत स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जिम्मेदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले ले और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभार और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए कदम उठाओ। मतलब ये आप बात को समझो कि जमींदार आर्मी अपने साथ कुछ ना कुछ रखता था, पुलिस मतलब सॉरी सैनिक, है ना, वो खत्म। ओके ओके, इनका जो कचहरी था ना, कचहरी को करा दिया बंद। कलेक्टर के थ्रू अब काम चलेगा, कलेक्टर नियुक्त किया गया, कलेक्टर जैसा काम था जनरली मामलों को देखना, है ना। ये हो गया। ये जो लोकल जस्टिस मतलब जो लोकल लेवल पे जो जस्टिस प्रोवाइड करता था, न्याय देता था जमींदार, वो भी खत्म कर दिया, है ना। लोकल मामले में प्रशासन की व्यवस्था को खत्म कर दिया। तू बस केवल एक एजेंट है, तू बस राजस्व इकट्ठा कर और कोई काम नहीं तुम्हारा। तो जमींदार के पावर्स को भी कम कर देना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, है ना। देखिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो जमींदार का एक अधिकारी था उसका नाम था अमला। जमींदार खुद नहीं आता था, वो अपने भी आदमी रखा, जमींदार है, इसके एक आदमी उसका नाम है अमला, और ये अमला का काम है गांव गांव जाके वसूलना क्या, राजस्व।
समझे बात को। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिवारिक समस्या थी, कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसान ने अपनी देय राशि का भुगतान करना कठिन हो जाता था, और कभी कभी रैयत जानबूझकर देरी करते थे। धनवान रैयत और गांव का मुखिया, जोतदार और मंडल। अब देखिए बात करें, दो नया शब्द यहाँ पे है, जोतेदार एंड मंडल। मंडल दैट मीन्स कि गांव का वो मुखिया है ना, एक गांव का जो मुखिया उसको मंडल बोला गया जनरली, है ना। ऐसा नहीं था कि इलेक्टेड था, ऐसा नहीं था कि चुनाव हो रहा है ना, मुखिया बन रहा है, ऐसा नहीं था, बट मुखिया है, वो गांव का बड़ा आदमी है, उसके पास ज्यादा संपत्ति है, उसके पास ज्यादा जमीन है ना, तो गांव का मुखिया कहलाया जनरली पहले। तो ये जब अमला गांव में जाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने, तो एक तो भाई किसान की मजबूरी है कि नहीं दे पा रहा है क्योंकि बहुत हायर अमाउंट है, यदि उपज नहीं हो रहा है, फसल खराब है। सेकंड चीज, कभी कभी किसान भी जानबूझ के देरी करता है कि नहीं देंगे जाओ, और ये सब उस्काता था कौन, जोतेदार और मंडल। जोतेदार वो ऐसे किसान जिनके पास बहुत जमीन था, है ना, वो जोतेदार थे जो अपनी खेती नहीं करते थे, खेती करवाते थे और अपने नीचे वाले लोगों से, वो आराम से बैठता था, उनके पास ज्यादा खेती था। और जमींदार, जोतेदार और मंडल मतलब कि गांव का मुखिया, ये सब जब अमला को रेवेन्यू रैयत के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, रैयत में किसान के द्वारा, ये खुश हो रहे हैं कि अरे यार देखो देखो उस जमींदार को तो दिया ही नहीं, उस जमींदार को तो यार रेवेन्यू दिया ही नहीं उस किसान ने, खुश होते थे कि तो वसूली नहीं पा रहा है ना। तो यही कह रहा है कि जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर देखिए केस अब नहीं दे रहा, उस पर केस कर दिया, लगातार चल रहा है, बहुत दिन तक केस चल रहा है, लगभग 30,000 केस पेंडिंग था। तो किसान को कुछ जमींदार नहीं कर पा रहे है ना, किसान को भी जमींदार डायरेक्टली कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो एक नया वर्ग, इस वर्ग की बात करें, वो वर्ग है जोतेदार, है ना। जोतेदार की बात करेंगे तो बहुत अमीर होते थे, लोकल ट्रेड करते थे, जो आसपास का जो व्यापार वाला काम है वो करते थे, और उधार भी देते थे लोगों को, इनके पास ज्यादा शक्ति था, है ना। ये खेती बटाई रूप में करते थे, मतलब कहने अधियार या बरगडार उसको बोलते हैं ना, बरगडास। तो अधियार या बरगडार मतलब कहने का मतलब हुआ कि अपनी जमीनों को लोगों को, किसानों के बीच में दे दिया कि ठीक है तुम इस पे खेती करो, आधा उपज जो होगा हमको देना, बाकी आधा रख लेना, ठीक है, खेत मेरा ले जाओ, ये हुआ। तो फ्रांसिस बुकानन जो है, इनके बारे में समझेंगे, ब्रिटिश है, और ये आए हैं और उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिला में सर्वेक्षण किया है। कहते हैं कि धनी किसान का वर्ग है उसको जोतेदार कहा जाता है। जोतेदारों ने जमीन पे बड़े बड़े रकबे, जो कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार पर उनका कब्जा है, साहूकार के कारोबार पर भी काम करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतारे को देते थे। गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा ज्यादा प्रभावशाली था। जमींदार तो भैया गांव में कभी कभी आ रहा है ना, ये 400-500 गांव का एक जमींदार है, तो जाहिर सी बात है किसी गांव में ही रहता होगा, सब गांव में तो नहीं रहता होगा। और जोतदार जो उसी गांव का, उसके पास 100 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन है, वो ज्यादा पावरफुल है, तो उसकी शक्ति ज्यादा प्रभावशाली ज्यादा होगा ना भाई, जाहिर सी बात है। तो जोतदार की शक्ति जमींदारों की ताकत में ज्यादा होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गांव में ही रहते थे और गरीब ग्रामवासियों के काफी बढ़गे पर सीधे नियंत्रण था। जमींदारों द्वारा गांव की जमा को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे, रैयत उन पर निर्भर रहते थे, वो इन्हें अपने, जाहिर सी बात है कि भाई जिस गांव में है मुखिया, या बोल सकते हैं कि जमींदार जोतेदार है, तो उसका इन्फ्लुएंस है गांव वालों पे ज्यादा, क्योंकि गांव वालों को कभी कभी लोन के रूप में पैसा भी दे रहा है ना, सब कुछ इसी का हक है, आधा खेत इसी का है, तो वो भड़काते थे कि भैया ऐसा है जमींदारों को नहीं दे रेवेन्यू, तो ये सब काम हो रहा था। तो यही सब जो रीजन है कि जमींदार डिफॉल्ट हो जा रहे हैं, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, ये सब काम है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि जब जमींदारी को नीलाम किया जाता था तो उस जमींदारी को अक्सर मतलब कहेंगे ज्यादातर जोतदार द्वारा खरीद लिया जाता था। अब बात को समझ, उन जमीनों को जोतदार द्वारा खरीद लिया जाता था, समझे बात को, इस बात को समझेगा जोतदार, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा। देखिए
उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग बंगाल के अन्य भाग के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था, देखिए हवलदार भी एक नाम रखा गया है, और कुछ अन्य स्थानों पर गाटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार कमजोर पड़ना अवश्यंभावी था। मीन्स की जोतेदार का उदय और जमींदारों का, कहने का मतलब कि उनकी पावर्स कम होना बहुत ही आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल बात था। कंपनी राज ऊपर में बैठी है, नीचे जमींदार रेवेन्यू दे रहा है। जमींदार कहां से? रैयत, मतलब किसान से ले रहा है। किसान के नीचे भी कुछ सिकमी रैयत है जो कि छोटे किसान है। जोतदार भी एक तरह से किसान ही है, लेकिन धनवान है, रैयत है, व्यापारी भी है, महाजन भी है, साहूकार भी है, सब कुछ है। वो खुद जमीन पे खेती नहीं कर रहे हैं, खेती बटाई के रूप में दे रहे हैं ना, और फिर वो सब कुछ जो भी है देना जमींदार को हालांकि देंगे जो भी चीजें हैं, बट बड़े किसान है। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। ठीक है, जमींदारी की ओर से प्रतिरोध। जो दिनाजपुर में जब फ्रांसिस बुकानन, मैंने ये बताया ब्रिटिश आदमी है, जो घूम रहे थे, उन्होंने बताया कि भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे। जोतेदार को जो जमींदार थे वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना जरूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता? क्योंकि गांव में जो उधार देने का जो मेन सोर्स ऑफ मनी है वो है जोतेदार। तो जोतेदार से घृणा करते थे जमींदार, बट वही तो भाई पैसा भी दे रहे हैं बीज लाने के लिए, जो भी चीजें करने के लिए, है ना। जोतेदार की बड़ी बड़ी जमीन थे, बहुत हटीले थे, जिद्दी थे, चलिए कोई काम करें, ठीक है। चलिए इस बात को समझेंगे। जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध होगा, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त अभी हुई नहीं है। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी को समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए, नए संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली। अब भाई नीलाम तो हो जाएगा, नहीं देंगे तो, और जोतेदार अलग गांव में परेशान कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं वसूलने से, तो इसके लिए तरकीब निकाला फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री मतलब जब भी नीलाम होता, जब भी कोई जमींदार का जमीन नीलाम होता तो क्या करता कि अपने ही नौकरों उकरों को बैठा देता उस नीलामी में, है ना। अब जब नौकर उकर की नीलामी में जब बैठे हैं तो काम क्या हो रहा है वहां पे? काम ये हो रहा है बाबू कि उन्हीं के नौकर हैं। अब बोलेंगे हाँ ठीक है कि मतलब ब्रिटिश को तो पता नहीं कि उसके नौकर या कोई भी है, उनके आदमी है, उनके परिवार हैं, जो भी चीजें हैं। तो पहली बात कि दूसरा चीज, सॉरी पहला बात हम बात करेंगे तो एक तो एक काम किया फर्जी नीलामी, फर्जी बिक्री। सेकंड चीज है कि इसने क्या किया कि अपनी जमीनों को माता के नाम पे कर दिया, और मदर्स मीन्स कि अगर स्त्रियों की संपत्ति है तो उसको नीलाम नहीं कर सकता था। ब्रिटिश ने बोला कि अगर स्त्री की संपत्ति है तो दोनों उसको नहीं, तो क्या गया अपने कुछ जमीनों को अपनी माँ के नाम पे, इन नामों पे कर दिया कि बाद जब नीलामी होगा तो ये तो जमीन बच जाएगा। पूरा बड़ा हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा तो करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हिस्सा करेंगे माँ के नाम पे तो जाए से पकड़ा आएंगे कि नहीं वो तो गलत आपने किया। सेकंड चीज है कि जो फर्जी बिक्री था उसमें क्या सिस्टम था कि इनके नौकर हैं, इनके आदमी, इनके सब खड़े हैं, बैठे हैं, और नीलामी के लिए नीलामी हुआ, बोला हाँ हम खरीदे, हाँ खरीदेंगे। तो उस समय नीलाम तो हो गया और उस चीज को खरीदने के लिए बोल दिया, लेकिन जब पेमेंट कब आ रहा है, जब पैसा दो तब तुमको, अब तुमने बोला था तुम बिक्री में कि हम लेंगे नीलामी में तो पैसा दीजिए, पैसा देने के टाइम में लेट कर दिया, बोला नहीं है पैसा ये नहीं है, दोबारा नीलामी होना, दोबारा नीलामी में फिर वही काम करना, उसमें भी बोलेगा ठीक है देंगे पैसा, उसमें भी नहीं, तीसरा 3 बार नीलामी, 4 बार नीलामी, बार बार। अब ये जो कारण अंग्रेज भी चिढ़ जाते थे, फिर लास्ट में सेम जमींदार को, उसी जमींदार को जिसका नीलामी है उसे वो कम पैसा पे फिर से वापस दे, ले जाओ यार तुम ही रखो, है ना, फिर से काम करो। तो ये था, तो ये सब रीजन था, इस बात को समझिए। सब यही चीज लिखा हुआ है जो भी मैंने बताया, सेम चीज यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब चीज, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं, ठीक है, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया, ठीक है। 5th रिपोर्ट है लठियाल के बारे में मैंने बता दिया। लठियाल होते थे जनरली अपने जमींदार अपने साथ कुछ आदमी को रखते थे जो उनके हाथ में लाठी था, कुछ भी चीज में वो हेल्प करते थे या कुछ भी चीज में सुरक्षा करते थे।
अब देखिए कभी कभी ये था, एक और सिस्टम था, ये तो हम लोगों ने देख लिया है ना, कि अपनी जमींदारी को छीनने के लिए और भी तरीका था। पहला चीज कि जब मान लेते एक गांव का जमींदार है ना, उसके अगर उसके संपत्ति को नीलाम किया गया और किसी अन्य जमींदार ने खरीद लिया, जनरली जाहिर सी बात है, तो जब वो जमींदार उस गांव में आता था तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक कनेक्शन हो गया था यार पुराने जमींदार के साथ, एक रिलेशन था, राजा प्रजा का रिलेशन, अपने आप को प्रजा बोल रहे हैं, राजा प्रजा के बीच का रिलेशन हो गया था, वफादार थे उनके प्रति किसान, तो किसान जनरली उनको पसंद करते नहीं थे। जो नए जमींदार आ गए उनको पसंद करते थे नहीं, मारपीट के भगा देते थे या लठियाल के द्वारा भी मारपीट कर दिया था, यह होता था। तो जो पुराने जो किसान है जनरली कि नए जो भी खरीदार है उनको जमीन में घुसने नहीं देते थे, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे पुराने जमींदार से, राजा मानते थे। तो ये सब सिस्टम था जो कहीं ना कहीं जमींदार की सत्ता को आसानी से आप डिस्प्लेस नहीं कर सकते, है ना, इसलिए इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई थी, इसलिए जमींदार जो 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सक्षम हो गए, जो उस समय तकलीफ को झेल लिया, बाद में बहुत बड़े आदमी बन गए, मतलब अच्छा हो गया, मजबूत हो गए जमींदार। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया, फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हुई। लेकिन आगे चल के 1930 की दशक में घोर मंदी की हालत में अंतर जमींदारों का भत्ता बैठ गया और जोतेदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत। 1929 में आपको पता है ग्रेट ईयर ऑफ इकोनॉमिक्स डिप्रेशन, है ना, आर्थिक मंदी आया, तो किसानों जो कहने का मतलब हुआ कि जमींदारों की सत्ता थोड़ा सा गई, लेकिन जोतेदार अपने आप को पावरफुल रखे गाँव में। ठीक है, पांचवी रिपोर्ट देखिए, पांचवी रिपोर्ट जनरली मैंने बोला कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जितने भी सर्वे वर्वे हैं यही सब पढ़ने वाले। तो फिफ्थ रिपोर्ट भी सेम तरह का चीज है, जनरली आप बात को समझेंगे। 1813 में संसद में पेश किया गया फिफ्थ रिपोर्ट। यह रिपोर्टों में से पांचवी रिपोर्ट थी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में। अब इस बात को समझिएगा, मुझे ये बताने के पीछे रीजन है कि फिफ्थ रिपोर्ट क्या था। एग्जाम में सवाल ये आएगा, फिफ्थ रिपोर्ट of British Parliament in 1813 deals with, ये किससे डील करता था, ये पांचवा रिपोर्ट जो 1813 में आया था वो क्या था, किस चीज के लिए था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के विषय में, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी, कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है, उसकी वजह से आप बात को समझेंगे। ये पांचवी रिपोर्ट जनरली 1002 पेज का था, उसमें 800 पेज जो था वो जनरली, अब बात को समझेंगे कि तो बहुत बड़ा रिपोर्ट है। अब इस बात को समझेंगे कि ये बहुत बड़ा रिपोर्ट है, ये जो आप रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत बड़ा रिपोर्ट है, 1002 पेज का है। लेकिन 1002 पेज में 800 पेज जो है, 1002 पेज में 800 पेज जो है, इसमें क्या है, जमींदार, रैयत के द्वारा जो पिटीशंस फाइल किए गए हैं ना, जमींदारों का भी शिकायत है, रैयतों का भी शिकायत है, तो सीधे जो भी शिकायत ये सब जो किया गया है ना, कि हमें कंपनी सता रही है, हमें कंपनी से ऐसा नहीं कर रही, रैयत का अलग करना, जमींदार सता रहा, ये सब एप्लीकेशन दुनियादारी सब ये 800 पेज में तो वही भरा था। बाकी 200 पेज था उसमें उनके मतलब जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के बारे में था, बाकी यही सब था। कोई कलेक्टर का रिपोर्ट है, कोई सांख्यिकी तालिकाएं हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स डाल दिया, तो ये सब 800 पेज में था। ओके, इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहां पे ये बात हो रहा है, 1760 के दशक में मध्य में जब बंगाल में अपने आप को स्थापित किया, पलासी के युद्ध के बाद जब स्थापित किया, उन पे तो उसके क्रियाकलापों पर बारीकी से नजर रखी जाने लगी और उन पे चर्चा की जाती थी। ब्रिटेन ने बहुत से ऐसे समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। अच्छा, आपको पता है 1813 से पहले, है ना, भारत और चाइना के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब आप बात को समझिए कि इंग्लैंड का केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, जो और अलग देश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लैंड की केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है वही ओनली, आप ये बात को मानिए कि व्यापार कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है इंडिया और चाइना के साथ, और कोई कंपनी इंग्लैंड से नहीं आ सकती है। ये मोनोपोली लेके आया था 1600 के टाइम में, 1600 जब बनाया था कंपनी, 1608 में जब आई थी, उस समय मोनोपोली लेके आया था।
तो जो कुछ लोग जो हैं इसका विरोध करते थे, मैं तो कहाँ, ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन में इसके सब चर्चा होता था, ब्रिटेन में विरोध करते थे कि नहीं नहीं हम लोग को भी दिया जाए, शाही फरमान को रद्द किया जाए, है ना, हम लोग के लिए भी बाजार खुले, हम लोग भी जाएं, हम लोग भी पैसा कमाएं। तो बहुत सारा कुछ राजनीतिक पार्टी जो इंग्लैंड में वो चाहते थे कि ये सब काम केवल कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही फायदा मिलेगा, हम लोग भी फायदा लेंगे ना, ये काम चल रहा था। और साथ ही साथ कंपनी का बहुत नियम भी खराब, मतलब कंपनी का आदत भी, लक्षण भी खराब था, घोटाला करना, घुस करना, ये सब चीज चल रहा था। आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी, जब मैंने बताया होगा 1773 का जो एक्ट आया था उसमें ब्राइब्स को बंद किया गया था, घूस को बंद किया गया था, गिफ्ट को बंद किया गया था, यही सिस्टम था, है ना। तो ये कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारत एक कंपनी में शासन के नियमित करने के लिए 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अनेक अधिनियम पारित किए। कंपनी को बाध्य किया गया कि वह भारत में प्रशासन के विषय में नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट भेजा करे और कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां नियुक्त किया जाए। 5वीं रिपोर्ट भी एक ऐसी ही रिपोर्ट जो एक परवर समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप तथा ब्रिटिश गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। 5th रिपोर्ट डील्स विद द एक्टिविटीज एंड रेपुटेशन इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, इस बात को समझेंगे। 18वीं शताब्दी के अंतिम में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ इसके बारे में हमारी अवधारणा लगभग 1.5 शताब्दी तक, तो यह बात समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है यार, हिंदी में चीजें ज्यादा कंटिन्यू पढ़ने से, क्योंकि प्योर हिंदी एकदम किया गया, ट्रांसलेट किया गया, थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। कह रहा कि कुछ समय तक, सेंचुरी तक 5वीं रिपोर्ट जो था उसने हमारे कंसेप्शंस को कि गांव में, बंगाल के गांव में क्या हुआ, हमें इसके माध्यम से ही पता चला। कह रहा है कि इस जो 5th रिपोर्ट में जो भी एविडेंस है वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, ज्यादा जरूरी भी नहीं है, उतना भी अच्छा से नहीं बनाया गया, है ना। तो वी नीड टू नो हु रोट द रिपोर्ट, किसने इस रिपोर्ट को लिखा था, है ना, और क्यों लिखा गया था। इनफैक्ट रिसेंट रिसर्चेस शो दैट आर्गुमेंट एंड एविडेंस ऑफर बाय द 5th रिपोर्ट कैन नॉट बी सेपरेट अनक्रिटिकली। कह रहा है कि जो भी इसमें रिपोर्ट में जो भी चीजें हैं उसको हम लोग तुरंत, मतलब बिना तर्क और साक्ष्य के हम लोग स्वीकार नहीं कर। किसने लिखा इस रिपोर्ट को, कैसे लिखा गया, किस आधार पे लिखा गया, किस चीज के लिखा गया, कुछ इसका उतना आइडिया नहीं है ना। तो हम लोग जनरली उन गांव में क्या हो रहा था, क्या चीजें, उसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते पूरा, है ना। कुछ अतिशयोक्ति भी, कुछ ज्यादा भी लिखी गई। तो 5वीं रिपोर्ट, है ना, जो रिसर्चर, जो शोधकर्ताओं हैं, इन्होंने सही तरीके से पढ़ा, बंगाल के जमींदारों के बहुत सारे जो अभिलेख थे उसको पढ़ा, है ना, और जो भी गांव, जो भी लोकल रिकॉर्ड्स थे उसको पढ़ा, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि कंपनी किस तरह से, मतलब कहने कुप्रशासन कर रही थी, है ना। 5th रिपोर्ट ने चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया ना, जैसे कि 5वीं रिपोर्ट में जो जमींदारी सत्ता का है ना, उसको बहुत बढ़ा, मतलब कहने का मतलब कि एग्जीग्रेट करके दिखाया कि, है ना। और उसने जो भी चीजें थी, जो मतलब जमींदार जो अपने जमीनें खो रहे थे उसको सही तरीके से दिखाया नहीं था, ओवर एस्टिमेट कर दिया था कोई चीज को। जमींदार जब नीलाम किया जाता था तो अलग अलग जो नियम रूल्स अपनाए गए, तो ये सब चीज के बारे में जनरली लिखा गया। तो इस बात को समझने हमें क्या समझना, हमें समझना कि 5th रिपोर्ट किससे डील करता है, खत्म आता। हम लोग क्लास 12th के लड़का है नहीं कि हमें इस तरह चीजों को समझना है, ठीक है। आपके एग्जाम में वही सब आएगा। ये देखिए वही उसी का एक एक्सट्रैक्ट है उसी 5वीं रिपोर्ट के, जो कैसे कितना रुपया नीलाम हो रहा है, कितना लाख करोड़, जो भी चीजें, तो कोई हमें काम का तो है नहीं, है ना। कुदाल और हल, हो एंड द प्लो। अभी कुदाल और हल इस टॉपिक का नाम इसलिए है क्योंकि हम लोग ट्रैप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, बुकानन के बारे में, फ्रांसिस बुकानन एक डॉक्टर हैं, भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में इतना से इतना काम किया। कुछ वर्षों तक वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा कलकत्ता में। अब देखिए ये बुकानन 1794 से 1815 तक रहा था भारत में। एक डॉक्टर था, पूरा चारों तरफ घूमा, वेलेस्ली के टाइम में रहा, है ना, बहुत हर जगह घूमा, चिड़ियाघर भी कलकत्ता में अलीपुर चिड़ियाघर भी बनाया, है ना। मतलब एक तरह से चीजों को पूरा घूमा और बहुत कुछ पता लगा, जैसे संथाल के बारे में, है ना, पहाड़िया के बारे में, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताया, पूरा अच्छे से घूमा, सब कुछ लिखा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए चीजों को समझिएगा। तो यहाँ पे दो हमें ट्राइब्स के, जनरली दो लोगों के बारे में पता चले, पहाड़िया और अनदर वन इज संथाल। पहाड़िया वैसे हुए जो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ काटा, खेत जमीन बनाया, किससे, कुदाल से जमीन बनाया, खेती किया, एक फसल उपजाया, फिर छोड़ दिया,
है, लहरा वहरा दिया, जो भी फसल उस छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ा, है ना, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे खेती किया, फिर आगे बढ़ा। मत तो दे आर चेंजिंग देयर फील्ड, बार बार हमें फील्ड कर रहा, चेंज कर रहा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, है ना, झूम की खेती, उस तरह का, एक जगह स्थिर नहीं रह रहा, है ना, पहाड़िया लोग। ओके, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम समझेंगे बात को। और कुदाल का इस्तेमाल करें, इन लोग कोई उतना बड़ा खेती उस तरह से अच्छे तरीके से नहीं, एकदम सभ्य तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं। राजमहल की पहाड़ियों के बारे में देखेंगे। बुकानन राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया। पहाड़ियां अभेद लगती, बोला बहुत बड़ा पहाड़ी था, खतरनाक इलाका था, कम यात्री हिम्मत करेंगे जाने के लिए। हम जहां जाते थे लोग हमको शत्रुतापूर्ण देखते थे, है ना, क्योंकि कंपनी के अधिकारियों के प्रति लोग डाउटफुल रहते थे, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, कहीं कहीं पर वो अपने घर बार छोड़ के भाग जाते थे, हम लोग को देखते थे, ऐसा बताया बुकानन ने। पहाड़ी लोग कौन थे, पहाड़ी लोग कौन थे इसके बारे में, है ना, और क्यों डाउटफुल थे इसके बारे में उसने बताया, है ना। कह रहा है कि हाँ, पहाड़ी लोगों को पहाड़िया बोला गया, पहला बात यहां पे ये लिखा गया है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है, वही जो मैंने बताया, जंगल का जो भी उपज उस पर गुजर बसर करना, झूम खेती, वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे मैंने बता दिया, जमीन साफ करना, राख के पोटास में उपजाऊ बनी जमीन पे पहाड़ियां, लोग खाना के लिए दाल उल उपजाना, ज्वार बाजरा उपजाना, कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरचना, कुछ बस्तों को साफ की जमीन में खेती करते थे, फिर छोड़ के अलग इलाके में चल जाते थे, जिससे उस जमीन में खोई हुई उर्वरता फिर से उत्पन्न हो जाती थी। वही सिस्टम जो मैंने जनरली बताया, है ना, क्लियर। और महुआ है उसको खाना, है ना, उसको खाना, लकड़ियां इकट्ठा करना, है ना, कोयला बनाना, काठ कोयला बनाना, तो जो भी ये यही काम था उनका। ये राजमहल के पहाड़ियों का एक चित्र है, गांव के बनाया गया है। पहाड़ियां लोगों का देखिए घर है ना, इस तरह से देखिए घर आप देख रहे हैं, है ना। तो ये विलियम हॉज के द्वारा बनाया, कोई काम का नहीं है जनरली। हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ क्या था, हाँ देखिए एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा कोई। अगर जनरली जो ऐसे जो बॉक्सेस में रहता है, बॉक्सेस में इसको तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। बॉक्सेस वाला तो सवाल डायरेक्टली एग्जाम में आता है। एक्वाटिंट क्या है, व्हाट इज एक्वाटिंट, व्हाट इज एक्वाटिंट, त्राम पट्टो उत्कीर्णन क्या है। त्राम पट्टो, त्राम मीन्स की कॉपर, कॉपर के प्लेट पे, पतले पतले कॉपर के सीट पे एसिड की सहायता से कुछ डिजाइन बनाना, पेंटिंग बनाना, दैट इज कॉल्ड एक्वाटिंट। एक्वाटिंट, इस बात को हम लोग ध्यान रखें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। देखिए चीजें, सवाल यहाँ छपता है ना, एक्वाटिंट। जैसे देखिए प्यूट्रा डुर्रा आया था ना, प्यूट्रा डुर्रा क्या होता है, ये सब सवाल आते रहते हैं एग्जाम में, तो आपको समझना चाहिए कि सवाल कहां से बनता है। तो ये चलिए ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अमल की सहायता से कॉपर प्लेट पे कोई डिजाइन तैयार करना, है ना। अब देखो शिकार करना, पहाड़ियां लोग शिकार कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं, फॉरेस्ट के जो भी प्रोडक्ट है उसको जमा कर रहे हैं। तीसरा चीज काठ कोयला बना रहे हैं, रेशम कीड़ा पालन करना, रेशम का, है ना। तो ये इस तरह का कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी जो है वो जंगलों से बहुत, मतलब कहने का मतलब कि जुड़ी हुई थी, है ना। आम के पेड़ छांव आराम कर रहे हैं, मतलब देखिए आप जो भी आप चीज देख रहे हैं कि अरे यार ऐसा हिस्ट्री में क्या क्या लिख रहा है आम के पेड़ के पास, तो जो आर्काइव्स में लिखा गया अभिलेखों में हम लोग उन्हीं के माध्यम से पढ़ रहे थे। जो बुकानन ने देखा उसके बारे में बता रहा है ना, जो बुकानन ने देखा उसके बारे में बता रहा है, इस बात को समझिएगा। देखिए तो ये था, मैं बताया जा रहा है कि आम के पेड़ छांव में आराम करना, पूरे प्रदेश निजी भूमि। अब देखो जितना भी उस जंगल में जमीन था उसको अपना निजी भूमि, प्राइवेट मांगता था कि ये तो मेरा जमीन है, हम लोग का जमीन, अपना जमीन है ना, इस बात को समझेंगे। ओके, तो बाहरी लोग अगर वहां पे आएंगे तो उसका प्रतिरोध करना, उनके मुखिया लोग अपने समूह में एकता बनाना, यूनिटी, लड़ाई झगड़ा निपटा देना, और अन्य जनजाति जो है मैदानी लोग के साथ लड़ाई, ये सब हमेशा झगड़ा वगड़ा सब सिस्टम चलते रहता बाहरी लोगों के साथ। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इन पहाड़ियों का अपना मूलधार बनाकर पहाड़ियां लोग बराबर उन मैदानों पर आक्रमण करते थे जहां किसान एक स्थान में बसकर अपनी खेती बाड़ी किया करते थे। एक जगह पे जो किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं, एक जगह, कहीं अलग नहीं, गांव है, गांव में खेती कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो पहाड़ियां लोग हमेशा उनको अटैक कर देते थे, गांव से आके, मतलब पहाड़ों पे से आके, है ना। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि
अब उन लोग का खेती करने का ट्रेडिशन उतना बड़ा, उतना अच्छा से है नहीं। कुदाल से खेती कितना ही होगा, कितना उपज होगा। तो कभी कभी अकाल पड़ गया, कहीं खेती नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुआ, तो गांव को लूट लिया करते थे, है ना। और साथ ही साथ अपनी ताकत भी दिखलाना कि हम बहुत पावरफुल हैं। इसके अलावा ऐसे आक्रमण बाहरी लोगों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाने के लिए भी किए जाते थे। मैदान में रहने वाले जमींदारों को अक्सर इन पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर शांति, अब मत तो शांति खरीदना, गिफ्ट देके, मीन्स की हुआ कि हम भाई अटैक नहीं करेंगे, हमको इतना दे दिया करो, है ना, हम अटैक नहीं करेंगे, हमको इतना दे दिया करो, हम कभी अटैक नहीं करेंगे। तो ये काम था। व्यापारी लोग उस एरिया से, उस जंगल वाला एरिया से गुजर रहे हैं, उसको भी बोला कि तुम भी दो प्रोटेक्शन मनी, है ना। तो ये काम चल रहा था। जब ऐसा पहाड़ी मुखियाओं को मिल जाता था तो वो आराम से रहते थे। तो ये कहीं ना कहीं नेगोशिएशन वाला पीरियड चल रहा है। पहाड़ियां लोग अटैक नहीं कर रहे हैं, उनको अनाज वनाज मिल जा रहा है, जो व्यापारी गुजर रहे हैं उनसे भी कुछ ना कुछ मिल जा रहा है। देन ये नेगोशिएशन का फेज चल रहा है ना। अब ये बात को समझेंगे, लेकिन आगे ये नेगोशिएशन वाला चीज ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो आ गए हैं, वो जंगलों की कटाई कर रहे हैं और खेती करवा रहे हैं लोगों से, और सेटल खेती करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि घूम घूम के खेती नहीं, एक जगह खेती करी, हल जोती है, खेती करी, उपज बनाइए दुनिया भर के। अब इस बात को समझेंगे कि जंगलों को कटाई करना, जंगलों का पूरा कटाई कर देना, एक जगह सेटल खेती करना, अलग अलग किसान आके एक जगह जोड़ेंगे, है ना। जाहिर सी बात है कि उस एरिया में बस जाएंगे सेटल कम्युनिटीज। पहाड़ियां लोगों को दिक्कत तो होगा भाई, जो कि अलग अलग जगह, मतलब अभी यहां कर लिया खेती, फिर यहां कर लिया खेती, फिर यहां कर लिया, और कोई आदमी जो सेटल खेती कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम तो होगा उन लोगों को। आगे हम लोग समझते हैं। वही कह रहा है कि जंगलों को कटाई करने का प्रोत्साहित किया, जमींदार और जोतदार ने अपनी प्रतिभूमि को धान खेत में बदल दिया। अंग्रेजों के लिए स्थायी कृषि का विस्तार आवश्यक था क्योंकि उससे राजस्व के स्रोतों में वृद्धि। अब देखिए, ये पहाड़ियां लोग यहाँ खेती, यहाँ खेती, यहाँ खेती, तो रेवेन्यू तो दे नहीं रहे किसानों को, मतलब सॉरी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हम जंगलों कटाई करवा के यहाँ पे खेती कराएंगे तो यहाँ जो भी रेवेन्यू आएगा हमको तो मिलेगा रेवेन्यू ना। लेकिन पहाड़ियां लोग तो रेवेन्यू नहीं दे रहा, वो तो भाई अलग अलग जगह घूम रहा है दिन भर, कहाँ खेती करा क्या। तो राजस्व की स्रोतों में वृद्धि करने के लिए काम हुआ, है ना। फॉरेस्ट को क्लियर किया और लैंड बेस्ड रेवेन्यू है, सेटल सोसाइटीज वहां बनाए गए, है ना। एक स्थायी सुव्यवस्थित समाज की स्थापना हो सकती है। वो जंगलों को उजाड़ मानते थे, जंगल को माना था कि जंगल तो फालतू है, सभ्य है। जंगल को उन लोग मानते थे कि जो भी जंगल है वो उजाड़ है, कोई काम का नहीं, इसको खेती बदल दो, है ना। और जो वहां लोग रह रहे वो भी लोग बर्बर है, उपद्रवी है, क्रूर है। इससे उनको लगा कि जंगलों का सफाया करेंगे, कृषि स्थापित करेंगे, जंगली लोगों को पालतू सब बनाएंगे, उनसे शिकार का काम छुड़वाएंगे, खेती धंधा में काम करवाएंगे उनको, ये सब मत करो, है ना, शिकार विकार मत करो, चुपचाप खेती करो। अब इस बात को समझिए, ऐसा हो सकता है? ट्राइबल के साथ खेलना है, यही वर्णन ट्राइब के साथ आप खेल रहे हैं जी, उनकी जो कल्चर है उसके साथ आप खेल रहे हैं, उनकी जो आप हमेशा करते आ रहे हैं उन चीजों के साथ आप खेल रहे हैं, फूल नहीं देगा ना, जाहिर सी बात है। जैसे जैसे जो स्थायी कृषि का विस्तार होता गया, जंगलों चरगाहों का क्षेत्र संकुचित होता गया। जंगल आप सिमटते गए, यहाँ पे भाई पूरा, यहाँ पे बहुत सारा पेड़ है ना, यहाँ बहुत सारा पेड़ है, पहाड़ है ना, पेड़ है। अब यहाँ पे इस एरिया को साफ किया, है ना, इस एरिया को साफ किया। ऐसे करते करते जंगल क्या हो रहा है, जंगल सिमट रहे हैं, जंगल क्या हो रहे हैं, सिमट रहे हैं। तो पहाड़ियां लोग जाएंगे कहाँ भाई, जाहिर सी बात, जंगल में तो जाएंगे कहाँ। तो पहाड़ियों लोगों और जो यहाँ पे खेती करने वाले जो बसे लोग हैं, इनके बीच में झगड़ा चालू, हमला बोलना, अनाज पशु लूट लेना, है ना। तो ये जो ब्रिटिश हैं, इन्होंने पहाड़ियों पर काबू करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन आसान नहीं था। 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली और उनका शिकार और संहार, मारने लगे, पहाड़ी लोगों को मर्डर करना स्टार्ट कर दिया। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्वीनलैंड ने शांति स्थापना की और नीति प्रस्तावित की कि जिसके अनुसार पहाड़ियां मुखियाओं को एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों का चाल चलन ठीक करना। उनसे यह भी आशा था कि वो अपनी बस्तियों को व्यवस्था बनाए रखेंगे और अपने लोगों को अनुशासन में रखेंगे। लेकिन बहुत से पहाड़ियां मुखिया, देखिए अब जब बार बार क्षेत्रों को लूट लिया यार, अब मतलब यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, तो किसान, तो इसका जो एक्शन है, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको मर्डर करना स्टार्ट किया, गोली वोली से मार दिया। तो फिर एक
कलेक्टर है अगस्टस क्विनलैंड, जो कि भागलपुर का कलेक्टर था, उसको लगना ये सही चीज नहीं यार, मर्डर नहीं करना। तो उसने क्या किया कि बोले देखिए ऐसा है ना कि आपको सालाना हम लोग पहाड़िया लोगों को बोला गया, पहाड़िया लोगों के सरदार थे, उनको बोला गया कि आपको सालाना इतना पैसा पेड कर देंगे, आप लोग अटैक वटैक मत करिए, इन लोगों को रहने दीजिए। तो कुछ लोगों ने तो वसूला, कुछ लोगों ने तो स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग नहीं। जिन लोगों ने स्वीकार किया अंग्रेजों का पेंशन बोले या जो भी बोली, मतलब कि एक वार्षिक भत्ता, उसको उन समाजों ने, पहाड़ी लोगों के समाजों ने विरोध किया, कह रहे तू तो चमचा है, तू तो अंग्रेज का चमचा है ना, तू हमारे कबीला का है ही नहीं, तू चमचा बन गया, तू अंग्रेजों के ऊपर रहेगा तो ठीक है, उसको सामाजिक बहिष्कार कर दिया है ना। इस बात को हम लोग तो यही बताया, तुम वैतनिक मुखिया है ना, तो अधीनस्थ कर्मचारी है, यही बात है। कह रहा है जब शांति स्थापना के लिए अभियान चल रहे तभी पहाड़िया लोग अपने आप को शत्रुतापूर्ण सैन्य बहनों से बचाने के लिए बाहरी लोगों की लड़ाई चालू करने के लिए पहाड़ों के भीतर चले गए। अब ये धीरे धीरे पहाड़ है, अभी जंगल में रह रहे थे, अभी जंगल में रह रहे थे, अब धीरे धीरे लोग पहाड़ के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट किए। धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर शिफ्ट होना स्टार्ट कर गए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि आखिरकार जो ये फ्रांसिस बुकानन जब घूम रहे थे तो लोगों ने यहाँ पे डॉट क्यों किया, क्योंकि ऐसा एक इमेज बना हुआ है ब्रिटिश लोगों का कि जिन्होंने पहाड़िया लोगों को जो एक जंगल की तरफ खेती कर रहे थे, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो वो धीरे धीरे जाके उनको पहाड़ों में सीमित होना पड़ गया, पहाड़ों में रहना पड़ गया, है ना। इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया, क्लियर है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने जो किया, ठीक है, हाँ। अब इन्हीं दिनों ने एक नए खतरे की सूचनाएं भी मिलने लगी थी और वह था संथाल लोगों का आगमन। अब पहाड़िया लोग अभी इस चीज से निपट ही रहे हैं कि एक अभी और दौड़ आ गया, वो था संथालों का। संथाल भी ट्राइब्स ही हैं और उनका क्या था कि जंगलों का सफाया करना, जो भी लकड़ी है वहां पे उनका कटिंग करना, जमीन जोतना, चावल कपास उपजाना, और बहुत बड़ी संख्या में ये जंगलों में आ रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, वहां पे खेती कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ खेती किया यहाँ खेती से नहीं, वो अलग अलग एरिया से आके जंगलों कटाई करके वहां पे बस रहे हैं, खेती कर रहे हैं और अपने एरिया को धीरे 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 पूरा बढ़ाते जा रहे हैं, जनसंख्या को बढ़ाते जा रहे हैं संथाल लोग। तो एक तरह से अंग्रेजों को, संथालों को जब देखा तो अंग्रेजों को लगा कि ये जो ये सिविलाइज्ड है, ये अच्छे तरीके से खेती कर रहे हैं, कहीं इधर पहाड़ियां लोगों की तरह ये इधर उधर नहीं भटक रहे हैं। आप यहां तक समझेंगे बातों को। कह रहा है कि चूंकि संथाल निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाले पहाड़ियों के जो एरिया है वहां पे संथाल है, तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ियां लोग हैं वो ऊपर चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे, है ना। पहाड़ियां लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसीलिए कुदाल पहाड़ियों का जीवन का प्रतीक माना जाता था। हल, जो कि संथाल, जो नए जो लोग बस रहे संथाल, वो हल का प्रयोग करते थे, इसलिए उनका प्रतिनिधि है। कुदाल, हल और कुदाल के बीच यह संघर्ष की लड़ाई बहुत लंबी चली। मींस पहाड़िया लोग और संथालों के बीच में हमेशा झगड़ा होता ही रहा। ओके। कह रहा 1810 के अंत में बुकानन ने गंजूरिया पहाड़ी, जो कि राजमहल श्रृंखलाओं का एक भाग था, उसको पार किया। चट्टानी प्रदेश से निकलकर वह गांव में पहुंचा। वहां पे पुराना गांव था, उस पे आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी। वहां के भू दृश्य को देखकर उसे पता चला कि मानव श्रम के समुचित प्रयोग से उस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई। मतलब जहां पे जंगल है बहुत सारे, तो जब ये फ्रांसिस बुकानन उस एरिया से गुजर रहा, देखा कि नहीं यहाँ पे जंगलों की कटाई अभी कुछ दिन पहले कटाई हुई है और यहाँ पे खेती लायक जमीन बनाया गया। वाह, क्या मतलब नजारा। मीन्स कहने का मतलब कि लोगों ने इतना मेहनत किया कि पूरे जो जंगल, जैसे जिसको अंग्रेज लोग क्या मानते थे, ये फालतू चीज है, जंगलों को क्या मानते थे कि ये वीरान है, जंगलों को उतना ये नहीं मानते थे। तो लगा कि नहीं, जंगलों को सफाई करके यहाँ पे खेती हो रहा, बसे हुए लोग हैं, तो कितना अच्छा चीज उनको लगा, है ना। गंजूरिया ने अभी अभी काफी जुताई की है, उसे पता चलता है कि कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। मैं सोचता हूँ कि सुंदरता समृद्धि विश्व किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जाती है। यहाँ की जमीन अलबत्ता चट्टानी है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया, और बुकानन ने उतना बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं नहीं देखी। यहाँ पे तंबाकू सरसों का खेती हो रहा था। पूछने पता चला कि संथालों ने कृषि क्षेत्र की सीमाएं काफी बढ़ा ली है। 1800 के आसपास आए थे और रहने वाले पहाड़ी लोगों को नीचे के ढालों पर भगा दिया, जंगलों का सफाया किया और फिर वहां बस गए। संथाली लोग के बारे में है कि उन्होंने पहाड़ियों को भगाया और बस गए, जनरली सेटल हो गए। संथाल लोग राजमहल कैसे पहुंचे, इसके बारे में समझेंगे। संथाल 1780 के दशक में बंगाल
में आने लगे थे। जमींदार लोग खेती के लिए नए भूमि तैयार करने लगे और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया। आप बात को समझेंगे कि भाड़े पर जमींदार लोग रख रहे हैं किस लिए, खेती करवाने के लिए, और ब्रिटिश ने बोला कि आप लोग जंगलों में बसिए और खेती करिए, जाहिर सी बात है ना। ब्रिटिश लोग पहाड़ियों को अपने बस में करके स्थायी कृषि के लिए एक स्थान बसाने में, देखो पहाड़ियां लोगों को तो बस में नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है ना। पहाड़ियां लोग जंगल काटने के लिए हाल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे और अब भी उपद्रवी व्यवहार, जबकि संथाल जो आदर्श बासिंदे प्रतीत हुए क्योंकि जंगलों का सफाया करना में उनको कोई हिचक नहीं था, भूमि को पूरी ताकत लगा के जोतते थे। कह रहा है कि संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार कर लिया गया। 1832 तक जमीन का काफी बड़ा इलाका को दामिन को, जहां पे संथाल रह रहे हैं खेती कर रहे हैं उस एरिया को दामिन एक को बोला जाता था, दामिन एक को बोला जाता था। इस बात को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। दामिन को टर्म इस्तेमाल होता था, दामिन एक को, है ना, संथालों की जमीन के लिए, है ना। इन संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया, उन्हें इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर खेती करना था, अस्थायी किसान बनना था। संथालों को दी जाने वाली भूमि को अनुदान पत्र में शर्त थी कि उन्हें दी गई भूमि कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर जोतना था। इस पूरे क्षेत्र पर सर्वेक्षण करके उसका नक्शा तैयार किया गया। इसके चारों ओर खंभे गाड़ के इसकी परिसीमा निर्धारित कर दी गई। मैदान के इलाकों के स्थायी किसको दुनिया से और पहाड़ियों लोगों की कहानी अलग कर दी। मतलब अब बात को समझिए, ये पूरा एरिया में जंगल है, पहाड़ है, जो भी चीजें पहाड़ियों, मतलब संथालों को देते, बोला कि आप लोग इस पे खेती करिए और एक ऐसा कंडीशन है कि आप लोग हर साल, मीन्स ऐसा है कि पहले 10 वर्ष जब आपको दिया जा रहा है दामिने को करके पूरा बाउंड्री कर दिया, इसमें पूरा संथाल लोग रहेंगे। फिर ऐसा बोला गया कि स्टार्टिंग के 10 ईयर जब आपको मिला, 10 साल के अंदर एटलीस्ट 10% पे आपको जमीन तो सफाया करके खेती करना है ना। मतलब कुल मिला के खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है जंगलों कटाई करके, तो उनको बुलाया क्या पैसा करना है ना। और पहाड़ियां लोग इन दुनिया से अलग है, पहाड़ियां लोग तो इसके आसपास भी नहीं भटक रहे हैं। दामिन को के सीमांकन के बाद जब ये दामिन को का जब बाउंड्री हो गया कि इसमें संथाल ही रहेंगे, तो इनकी जनसंख्या बढ़ी। अब देख सकते हैं कि 1838 में 40 था, वही जाके 1851 लगभग 13 साल में 1400 गांव आ गए। 1400 गांव हो गए, पहले 40 गांव, 1400 गांव। जनसंख्या केवल 3000 था, जो जनसंख्या 82,000 हो गया, है ना। जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ, कंपनी की तिजोरी में राजस्व की वृद्धि होती है, जाहिर सी बात है कि वहां से रेवेन्यू मिल रहा है। 19वीं शताब्दी में संथाल गीत और मिथकों में उनकी यात्रा के लंबे इतिहास के बारे में उल्लेख, जो भी उनके द्वारा गीत गाए गए उनमें इनके बारे में है ना। कैसे वो लोग, जो मतलब कहने का मतलब है क्या कर रहा है कि उनकी जो गीत थे, उनके जो फॉल्क सॉन्ग थे, उसमें उनके बताया गया संथाल लोग अपने लिए बसने योग्य स्थान का खोज बराबर बिना थके चलते रहते थे। अब यहाँ दामिन को में आकर मानो उनकी यात्रा पूर्ण विराम लग गया। मतलब जहां पे संथाल लोग अपने, मतलब उनको कहानियों में बोला गया संथाल जो हैं वो बिना थके चलते रहते अच्छी जमीन की खोज में, है ना, चलते रहते अच्छे जमीन में खोज करते हैं। लेकिन अभी दामिन को में ही सिमट गया इनके एरिया, तो इनकी यात्राएं पे पूर्ण विराम लग गया, ऐसा कहा जाता है। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों में बसे तो पहले पहाड़ियों लोगों ने इसका प्रतिरोध किया, अंतोगतवा इन पहाड़ियों में भीतर की ओर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया, जाहिर सी बात है। उन्हें निचली पहाड़ियों तक घाटियों के नीचे आने से रोक दिया और ऊपरी पहाड़ियों की चट्टानी और अधिक बंजर इलाके पर शुष्क भागों पर सीमित कर। पहाड़ पे तो जाहिर सी बात है पूरा शुष्क एरिया बंजर है, वहां पे पहाड़ियों लोग क्या करेंगे, पहाड़ियों लोगों को मजबूर कर दिया गया। रहन सहन पूरे जीवन पे पूरा प्रभाव पड़ा। पहाड़ियों लोग गरीब होते चले गए, झूम खेती करने के लिए उनके पास अब कुछ है नहीं, है ना। अब सर्वाधिक उर्वर जमीनें उनके लिए दुर्लभ हो गई क्योंकि वे अब दामिन का हिस्सा बन चुके थे। तो पहाड़ियां लोगों के प्रॉब्लम तो होगा भाई, इसलिए पहाड़ियां लोग खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक नहीं चला पाए। इसके विपरीत संथाल, है ना, इसके विपरीत संथाल जो थे, ओके, पहले वाली जो संथालों का जिंदगी वही था, खाना बदोश, जमीन ढूंढते रहना हर जगह, है ना, जमीनों की कहाँ जमीन अच्छा मिलेगा उनका कटाई करेंगे, वहां पे बसेंगे। तो उनका भी जिंदगी अब सिमट गया क्योंकि दामिन एक कौम, ये मतलब दामिन एक कौम में ये लिमिटेड हो गए कि यहीं उनको रहना, यहीं सब कुछ करना। तो इनका भी जीवन जो खाना बदोश से वो जिंदगी कैसा हो गया इनका, एकदम एक जगह बस गए
और बाजार के लिए अलग अलग जो कमर्शियल क्रॉप है उसका भी खेती करना, फिर उनके साथ व्यापारी हैं, साहूकार, उनके साथ लेन देन करने का जीवन ऐसा बन गया। किंतु संथालों ने समझ लिया कि जिस भूमि पर खेती करना शुरू किया था वो धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। संथालों ने जिस जमीन का साफ करके खेती शुरू की थी उस पे अब देखिए, ये तो अंग्रेजों ने सफाई उफाई में तो जंगलों कटाई करके खेती लायक जमीन बनवा लिया, कुछ समय तक यूज करने दिया, फिर उस पर बहुत हायर टैक्स, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, है ना। और जो साहूकार लोग थे वो ज्यादा इनसे मतलब बहुत ब्याज भी लेने लगे, ज्यादा कुछ पैसा जरूरत पड़ता तो, और जब कर्जा जब जमा नहीं करते थे पैसा तो इनके जमीन पे कब्जा। और कहीं ना कहीं संथालों को लगा कि ये तो हम लोग से बस काम करवा लिया, 20-25 साल हम लोग से खेती करवा लिया, और जब जमीन अच्छा हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो हम लोग से छीनने की टाइम आ गया, है ना। तो 1850 तक उनको लगा कि अपने लिए एक आदर्श संस्था का निर्माण करने के लिए उनका अपना शासन होना चाहिए और जमींदार, साहूकार, औपनिवेशिक राज ये सबको खत्म करना चाहिए। इसलिए तो आपको पता होना चाहिए कि 1855 से 56 के बीच में संथाल रिवोल्ट हुआ। 1855 से 56 के बीच में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था, है ना। संथाल विद्रोह मैंने बताया है, जब आपको मैंने क्लास 8 पढ़ाया वहां भी बताया मैंने, और बहुत सारा जब मैं MCQ करवाया तो मैंने वहां भी करवाया, है ना। संथाल विद्रोह होने का कारण यही था, सिंधु, कान्हू, फूलो, झारनो, ये सब उनकी सिस्टर का नाम था फूलो और झारनो। तो ये सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और फिर संथाल विद्रोह को दबाया गया है, जाहिर सी बात उसको दबा दिया गया, है ना। इस बात को हम लोग समझे, ठीक है। ये संथाल का गांव है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अकाउंट ऑफ बुकानन, है ना। थोड़ा सा समझेंगे हम लोग को संथाल के बारे में। बुकानन क्या बोले हैं कि वो बहुत ही जमीनों को सफाई करने में बहुत ही वो सक्षम थे, बहुत ही क्लेवर थे, है ना, बहुत, है ना। ये है ना, ये सब ठीक है, ये सब चीजें देख लीजिएगा। ऐसे तो काम करना है, ऐसे लिखा है कि वो नए नए जमीनों को क्लियर करने में बहुत क्लेवर थे, है ना। वो अपनी झोपड़ी में रहते थे, है ना, जिनकी दीवारें नहीं थी, जिनके मतलब कोई बाग नहीं होता था, दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी सटी हुई लकड़ियों से बनी होती थी, जिन पर भीतर के ऊपर ले प्लस्तर लगा होता था, झोपड़ियां छोटी मैली कुचैली होती थी, छत सपाट होती थी और उभार बहुत कम होता था। कड़ुआ के पास चट्टान, बुकान में मतलब आप 1 मील चलने के बाद चट्टानों को शिला फलक पर आ गया, जिसपे कोई छोटा दरदार ग्रेनाइट था, लाल फेल्डस्पार, क्वार्च, काला अभ्रक लगा था, आधा मील की दूरी पर। ठीक है, ये तो चलिए वही है ना, कोई काम करने, ठीक है। अब समझेंगे बात को हम लोग। अकाउंट ऑफ बुकानन, बुकानन ने जो विवरण दिया उसके बारे में कह रहा है। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात के ही खोज से प्रेरित नहीं थी। वह नक्शा नवीस, सर्वेक्षक, पालकी उठाने वाले कुली वादे के बड़े दल के साथ यात्रा करता था। उनकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उनको उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को यह साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसने क्या देखा, खोजना, लिखना है, और जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में जाता था तो तत्काल सरकार के एजेंट के रूप में उसे देखा जाता था। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, पावरफुल बनाया, अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो उन प्रकृति साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करना उन्हें मनचाहा उपयोग कर सकती थी। उन परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की, जानकारी इकट्ठी करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो भी ये सब रिसर्च हो रहे हैं, लोगों को भेज रहा है अंग्रेज, वो अपने फायदे के लिए कि जाओ देखो कैसा एरिया है, कहाँ पे खेती करने लायक जमीन है, कहाँ से रेवेन्यू ज्यादा हो सकता है, कैसे कैसे एरिया, कहाँ पे खेती करवा सकते हैं, कहाँ पे खनिज मिलेगा, कहाँ पे सब कुछ मिलेगा, ये इसलिए ये सब किया गया। तो इसके बारे में जनरली बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब लोग समझेंगे देहात में विद्रोह। अभी विद्रोह जनरली हम लोगों ने देखिए क्लास 8 में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा यार। जो क्लास 8 का वीडियो नहीं देखे, 3 वीडियो है क्लास 8 का, उसको देखिए, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा एनसीईआरटी के थ्रू, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा देहात में विद्रोह, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल किसानों और जमींदारों और राजमहल की कहानियां और संथाल लोगों के जीवन कैसे चेंज हुआ।
अब हम पश्चिम भारत में जाएंगे और बंबई दक्कन देहात क्षेत्र में, दस दक्कन वाला एरिया है, दक्कन वाला, ये दक्कन है ना, ये पूरा दक्कन का पठार है ना, ये पूरा दक्कन का पठार है, तो बंबई वाला एरिया जनरली उसके बारे में कर रहे हैं। तो वहां पे किसान विद्रोह हुआ है, और इस किसान विद्रोह में जनरली क्या है, क्यों हुआ है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, दक्कन के विद्रोह के बारे में। तो 1875 में एक ऐसा विद्रोह हुआ जहां पे सुपा गांव है, सुपा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी सुपा गांव है पूना डिस्ट्रिक्ट में। सुपा गांव में क्या कहानी हो रहा है भैया, आप बात को समझेंगे। एक मार्केट है जहां पे साहूकार है ना, दुकानदार है। 12 मई 1875 को जो किसान है उन एरिया, उनके आसपास के एरिया के जो गांव के किसान है वो आए इन बाजारों में, बाजारों के दुकानदारों के खाता बही है ना, साहूकारों के खाता बही पे हिसाब लिखते थे, सबको जला दिया, लूट लिया है ना। और ये रिवोल्ट अहमदनगर तक फैल गया, अहमदनगर तक लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर, इतने बड़े एरिया में ये पूरा आंदोलन हो रहा है ना। सारे जनरली जो पीजेंट्स हैं, जो भी पीजेंट्स हैं मीन्स जो भी आपके किसान हैं, वो साहूकारों के गांवों को लहरा रहे हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी को जला रहे हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस चीज को देखा है ना, तो जनरली हालांकि इसको दबाया गया, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया, लगभग 95 लोगों को अरेस्ट किया गया और बहुत लोगों को दंडित किया गया। लेकिन हम बात को समझेंगे कि ये भैया ऐसा क्यों हो रहा है, वाई पीजेंट्स अटैक, है ना, क्यों अटैक कर रहे हैं साहूकारों के अपने ही लोगों पे। साहूकार जो उनको रेंट देते, जो साहूकार उनको जो कर्जा देते थे, उनको क्यों, उन्हीं के ऊपर ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों हो रहा है बताइए, क्यों खाता बही चलाया जा रहा है, क्यों, आखिर क्या था, है ना। आप समझे बात को। एक नई राजस्व प्रणाली, अच्छा नई राजस्व प्रणाली मतलब बंबई दक्कन वाला एरिया आपको पता होना चाहिए, पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी देख लिया, दक्कन वाला एरिया आप देख लीजिए। वहां पे जो बंदोबस्त चला था वो कौन सा चला था, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में आपको शॉर्ट टर्म में बता दूं, है ना, शायद मैंने आगे लिखा होगा तो आपको बता देख सकते। हाँ देखिए, रैयतवाड़ी सिस्टम क्या था जनरली, रैयतवाड़ी सिस्टम अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो के द्वारा, है ना, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंडो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। इस दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, है ना, ये सब एरिया में लगाया गया, कुर्ग असम में। इसमें जमीन का मालिक है रैयत। अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या किया कि जिन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया वहां पे वहां के किसानों को मालिक बना दिया कि चलो ठीक है, आपको दे दें जमीन इतना, आपको इतना जमीन, आप इस जमीन के मालिक, आप इस जमीन को बेचिए, जमीन पे जो करना है करिए, है ना। लेकिन कंडीशन है कि इनको तो रेवेन्यू देना ही पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो रैयत है उसको तो एक सरकार को राजस्व जमा करना ही पड़ेगा। हालांकि उनके पास फुल राइट था, उस जमीन को बेच सकते थे, दूसरे किसान को ट्रांसफर कर सकते लीज पे, लेकिन एक पार्टिकुलर अमाउंट, एक पार्टिकुलर जो कहने का मतलब है रेवेन्यू है वो आपको जमा करना पड़ेगा, है ना। रेवेन्यू जमा करना पड़ेगा किसको, आपके, और डायरेक्टली खुद जमा करेंगे जाके, बीच में कोई एजेंट नहीं, जमींदार नहीं है, आपको ही रेवेन्यू देना पड़ेगा। अब रेवेन्यू जमा करने जाते थे तो जनरली जो ऑफिशियल से सबऑर्डिनेट्स हैं वहां पे ब्रिटिश के, वो भी कहीं ना कहीं परेशान करते थे। और जाहिर सी बात है यार कि रेवेन्यू आपको देना ही देना है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे ये हुआ कि कभी कभी जनरली कि कभी कभी मान लेते हैं कि फसल अच्छा नहीं हुआ है, फसल नहीं हुआ, रेवेन्यू जमा करना है, क्योंकि आपका रेवेन्यू एक था उस तरह से देना था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि साहूकारों से कर्जा लेते थे और फिर जाके रेवेन्यू चुकाते थे। या खेती करना है, पैसा नहीं है, फसल बोना पैसा नहीं, तो साहूकारों से पैसा लेके खेती करते थे, क्योंकि किसान का अपना खेत था, अपना मालिक था, किसान खेती करते थे, फिर उससे रेवेन्यू होता था, जो भी पैसा होता था उसको फिर सरकार को जमा करना, कुछ अपने पास रखना। अभी लेकिन जो है ना ये था, ठीक है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो कह रहा है ओके, और यहां पे लिखा है कि हर 30 साल बाद जमीनों का
बार बार सर्वेक्षण होता था और दर हमेशा बढ़ती थी घटती थी, इस तरह के काम हो रहा था और ये मतलब फिक्स किया हुआ था, ठीक है, एक रेशियो में। बंबई दक्कन में पहला बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। राजस्व इतना अधिक था कि बहुत सब किसान गांव छोड़ के भाग गए। इन इलाकों की जमीन घटिया थी, वर्षा भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम तो होगा, फसल खराब होना। किसान के लिए राजस्व अदा करना संभव नहीं था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने के लिए, अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे, इसलिए वो अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। तो यही बात है, जैसे कि रेवेन्यू देना इस ऑनर को, इसको मतलब रैयत को, रैयत जमा करने के बोले भैया रेवेन्यू नहीं है, तो रेवेन्यू नहीं है तो क्या करते थे, जमीन को सीज कर लिया जाता है ना। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। 1832 के बाद किसान कृषि और कीमतें गिर गई। 1832 के टाइम में कह रहा है कि कीमतें और गिर गई, फसलों की कीमतें गिर गई, है ना। और लगभग दक्कन देखिए 1832-34 में दक्कन में क्या आया था, अकाल आया था, तो लगभग 33% जो वहाँ पशु थे वो उनकी मौत हो गई। जनसंख्या भी 50% जनसंख्या करीब करीब डेथ हो गया उनका। जो बच्चे उनके पास संकट का सामना करना पड़ा, खाद्यान्न भी नहीं था, बकाया राशि भी बहुत था। कब किसानों कैसे जीवित रहे, कैसे अदा किया, अपनी जरूरतों चीजों को कैसे जुटाया जाए, हल भल कैसे खरीदे, ये सब के बारे में बात करेंगे, है ना। तो अब देखिए ये एरिया में भाई अकाल पड़ चुका है, किसानों के पास कुछ है नहीं, कैसे जमा करेंगे पैसा, रेवेन्यू भी देना है, सब कुछ करना है। अंग्रेज उतने दरिया दिली तो है नहीं कि हाँ यहाँ पे बाढ़ आ गया, यहाँ पे सुखाड़ आ गया, यहाँ पे फैमिन आ गया है तो नहीं लेंगे, ऐसा तो होगा, माफ तो होना करना नहीं है। आज के नियम आज को होता ना कि चलो लोन माफ कर दिया, ऐसा तो सिस्टम था नहीं। तो ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था। ये बात को समझिए कि अगर एक बार किसान ने लोन ले लिया उसे वापस करना कठिन था, क्योंकि जितना भी किसान उधार की राशियां बकाया रखते गई और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। उधार लिया 100 रुपया जमा नहीं, अब खेती हो गई नहीं यार, सरप्लस हो ही नहीं रहा था, कहां से वापस कर पाएगा। ये साहूकार है, इंटरेस्ट बढ़ाते 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 100 रुपया कब 500 हो गया, 100 रुपया कब 500 रुपया हो गया, किसान को पता भी नहीं चला, है ना। तो अब ये हुआ कि किसान को डेली लाइफ के लिए भी उनको कर्ज लेना पड़ रहा था। 1840 के दशक तक के लगा किसान कर्ज के बोझ के तले दब चुके हैं, है ना। इस बात को समझेंगे, देखिए ये है ना। अब ये कपास के बारे में अब बस बात को समझेंगे, लेकिन 1845 का टाइम जब आया तो एक काम हुआ कि धीरे धीरे किसान के जो प्रोडक्ट थे, किसानों के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट थे उनकी कीमतें बढ़ी, है ना। किसान भी खेती ज्यादा करने लगे, नए नए इलाके में जा रहे थे, गोचर भूमियों को मतलब जो भी एरिया ऐसी था उसको भी उन्होंने जमीन में खेती वाला जमीन में बदल दिया। अब हल बैल चाहिए था, है ना, जमीन खरीदने के लिए पैसे की जरूरत थी, बीज के लिए, है ना। तो उनके लिए भी उधार लेने के लिए फिर से ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। तो मनी लेंडिंग का काम हो रहा है, अभी सब कुछ सही चल रही है। अब ये टाइम 1860 का जब आया, अब देखिए 1860 के दशक में ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 अमेरिका से। अमेरिका जो ब्रिटेन में कपास का जो प्रोडक्शन है, सॉरी, ब्रिटेन में जो कपास का यूज हो रहा था, ब्रिटेन में जो कपास आ रहा था ब्रिटेन में, वो अमेरिका से 75% अमेरिका से आ रहा था। लेकिन जब अमेरिका में अब देखिए कि, है ना, लंबे समय तक अमेरिका के ऊपर डिपेंड है ब्रिटेन कपास के लिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका ने देना बंद कर दिया, अमेरिका में ऐसा कुछ कंडीशन आ जाए कि वो कपास की आपूर्ति नहीं कर पाएगा, तो अंग्रेज क्या करेंगे, तो अंग्रेजों के लिए क्या ऑप्शन होगा। हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था ना अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे समझेंगे। 1857 में ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जहां जहां हम लोग हैं, कॉलोनी बनाए हैं, वहां पे कपास का उत्पादन करवाएंगे, है ना, वहां पे कपास का उत्पादन, इसलिए संघ बनाया गया, मैनचेस्टर कॉटन में बनाया गया। इस बात को हम लोग समझेंगे। भारत को लगा कि भारत ये है जो अमेरिका, अगर हम अमेरिका बंद कर देगा तो भारत ही एक है जहां से हम कपास ले सकते हैं, और ठीक है,
और लंकाशायर, जो लंकाशायर एरिया जो ब्रिटेन में है, जहाँ पे ये सब होता था, ठीक है, कपास को लेके कपड़ा उपड़ा बनता था। भारत की भूमि और जलवायु भी कपास के लिए उपयुक्त था, और सबसे मेन चीज था कि लेबर यहाँ बहुत आसानी से मिलता था, सस्ता लेबर। 1861 में जब अमेरिका में गृह युद्ध हो गया तो ब्रिटेन में तो भाई तहलका मच गया। अमेरिका से कच्चा कपास आ नहीं रहा है, आयात में गिरावट 3% से भी कम हो गया, मतलब मात्र 3% कपास वहां से आ रहा था। 1861 में जब 20 लाख गांठे आई, वही 1862 में केवल 55,000 गांठे का आयात हुआ। धीरे धीरे मतलब कहने का मतलब हुआ कि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया तो वहां पे कोलैप्स हो गया, जनरली वहां से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा। तब वहां जाके अचानक इंडिया के जो कपास की खेती करने वाले थे, है ना, वहां से उनका दौर चालू हुआ। अब इनकी जो कपास है ज्यादा बिक रहा है। अब यहाँ के जो किसान है, ये आप देखिए, यहाँ किसानों के लिए जाहिर सी बात है कि खेती प्रोत्साहन हो गया। कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतें उछाल आया तो बंबई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए ज्यादा कपास खरीदना स्टार्ट किया, जो भी एक्सपोर्टर है। अब इससे क्या हुआ कि जो शहरी साहूकारों है वो भी किसानों को मतलब कहने का मतलब ना पैसा दे रहे हैं कि लो खेती करो, दवा खेती करो, है ना, खेती करिए। किसान भी ले रहे हैं, कह रहे हैं हम तो कपास उपजाएंगे, कपास बिकेगा, पैसा इनकम होगा, तो दुनिया भर के पैसा ले रहा है, खेती कर रहा है, ले ले रहा है पैसा, खेती कर रहा है, ऐसा सिस्टम चल रहा है ना। और साहूकार भी हैं जो एकदम मतलब कहने का मतलब कि एडवांस में दे रहे हैं कि ले जाओ पैसा, खेती करो, पहले रोपो नहीं, पहले पैसा ले जाओ, फिर खेती करना आराम से। ये सब बातें चल रही है ना। तो अनलिमिटेड आप बोल सकते हैं, अनलिमिटेड उनके पास सोर्स है, अनलिमिटेड ऋण उपलब्ध हो रहे हैं। मतलब तो किसानों को पैसा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपया एडवांस दिया जा रहा है ना, और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बाद में चुकाना है, ठीक है, 2 साल बाद चुकाना, 4 साल बाद चुकाना, कि साहूकार दे रहे हैं कि चलो खेती करो तो 100 साल बाद चुकाओ। पता है कि इनकम इतना हो रहा है तो दे ही देगा पैसा, और हम अच्छा खासा इंटरेस्ट भी ले लेंगे। जब तक ये कह रहा है कि 1860 से 64 के दौरान एकड़ों की संख्या दुगनी हो गई, जितना कपास उगता उससे दुगना कपास उपजना स्टार्ट हो गया। 1862 की स्थिति यह है कि ब्रिटेन में जितना भी कपास आयात होता है 90% अकेले भारत से जा रहा है। देखिए कहाँ अमेरिका 75% आयात कर रहा था पूरे कपास जो भी ब्रिटेन में था, अब 90% केवल कपास इंडिया से जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन अमेरिका दे ही नहीं पा रहा। इंडिया से कपास जा रहा है इंग्लैंड में, है ना। कपास के जो भी खेती करने वाले थे अमीर नहीं हो पाए। क्यों? कुछ धनी किसान ही फायदा उठा पाए, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से दब गए, है ना। जाहिर सी बात है सबको फायदा नहीं होता। अब ऋण का स्रोत, अब क्या हुआ, बात क्या हुआ, देखिए है ना। जब तक अमेरिका में गृह चल रहा था, जैसे देखिए कह रहा है कि कपास के व्यापार में तेजी रही। भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को स्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार में अपना कब्जा करने में सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजर के संपादक ने पूछा, दास राज्य मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर कपास से एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने में भारत को कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ऐसा कि भारत तो अब अमेरिका को डिस्प्लेस कर दिया है इंपोर्ट मतलब कॉटन एक्सपोर्ट में, है ना। 1865 तक ऐसा सपना आना बंद हो गया क्योंकि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया समाप्त, और फिर जब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो फिर ब्रिटेन में वहां से जाना स्टार्ट हो गया। अब भारतीय व्यापारी का जो कपास का निर्यात में गिरावट आ जाएगा। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब लोन भी नहीं दे पा रहे क्योंकि पता है कि भैया अब इनका बिकेगा नहीं सामान, और सामान नहीं बिका तो पैसे दे नहीं पाएंगे, ठीक है। कपास की कीमतों में भी गिरावट आया और अपना कार्य व्यवहार बंद कर किसानों को अग्रिम राशियां सभी सब देना बंद हो गया, है ना। एक और ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग भी बढ़ा दी गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 30 के दशक में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था क्योंकि हर 30 साल बाद करना था, और इस नए बंदोबस्त में नाट्य 50 से 100% तक बढ़ा दी गया। मतलब आप समझिए कि जो 10 किलो पहले अनाज दे रहे थे, अब अनाज हमको 15 किलो, या तो मैं अनाज पहले 100 रुपया अगर हम दे रहे थे रेवेन्यू किसान थे, तो अब हमें रेवेन्यू देना पड़ा 150 या 200, दुगना कर दिया, है ना, इतना बढ़ा दिया। इसलिए ऋणदाताओं के फिर से हमें लोन लेना पड़ जाएगा, और क्योंकि हमें चुकाना है, और है ना, ऋण देने से इनकार कर दिया। अब रैयत ऋण वापस अदा किए जाने की क्षमता का विश्वास नहीं हो रहा था। अब लगा कि भैया अब तो हो नहीं पाएगा। अन्याय का अनुभव, उनको लगा कि हमारे साथ तो अन्याय हो गया।
जब जो साहूकार लोग ऋण नहीं दे रहे थे, रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया और हाँ, वो ऋण के गर्त में गहरे डूबते आ रहे थे, है ना, अथवा अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पूर्ण रूप से निर्भर है। बल्कि वे इस बात से ज्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनशील कैसे हो गया। उनको लग रहा है भैया कि हम इतना, हमारा कंडीशन खराब है, फिर भी ये साहूकार लोग हैं, ये क्यों नहीं समझते हमारे दुख को। उनको लगा कि तुम इतना हरामी कैसे बन चुका है ना। ठीक है, यहां पे अब बात को समझिएगा। पैसा उधार देने का कारोबार पहले से चल रहा था। ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। इस प्रकार प्रथागत मानक ऋणदाता रैयत के संबंधों पर लागू होते थे, उन्हें वियमित करते थे। एक समान मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता है। इसका प्रयोजन ऋणदाताओं द्वारा किया, यानी जबरन वसूली को सीमित करना है, यह प्रभावित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम का धज्जिया उड़ा दिया गया। मतलब कि जो अगर 100 रुपया आप अगर ले रहे हैं ना पैसा उधार, तो ऐसा नहीं कि इतना ऋण बढ़ा के पता चले कि अब 100 रुपया, फिर 100 रुपया तो मूलधन आपने दिया किसी को पैसा, फिर किसान से आप 100 रुपया ब्याज वसूल रहे हैं, 100 रुपया मूलधन अलग, तो ऐसा नहीं। मतलब हमेशा था कि मूलधन आप ऐसा रखिए इंटरेस्ट की भाई 100 रुपया इंटरेस्ट, अगर आपने पैसा उधार लिया है तो 8-10 साल बाद आपको 140 रुपया 150 रुपया पेड कर पाए। ऐसा नहीं कि आप 200-300 रुपये मांग रहे हैं। तो ऐसा था, लेकिन फिर नियम का धज्जे उड़ रहा है। तो डंकन रायट कमीशन आया, तो उसमें पता चला, जब राइट कमीशन में, तो वही जब ये सब लोग जब पैसा नहीं दे पा रहे थे, जब जा रहा है साहूकारों के पास, साहूकार बोल रहा है कि आपका तो 1000 पहले का बकाया है, पता चले कि 100 रुपया में लिए तो 1000 बकाया हो गया। तो इसी से गुस्सा होकर लोगों ने लहराया था। तो उसके लिए दक्कन दंगा आयोग द्वारा फिर छानबीन किया गया। पता चला कि 100 रुपया के मूलधन पर 2000 रुपया तो भैया ब्याज है, 20 गुना तो ब्याज है। किस रेट से बढ़ाया होगा बताइए आप ही। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूली का प्रथाओं का उल्लंघन से शिकायत किया था। देखिए यही है, आप बात को समझे, ठीक है। ठीक है, और ये है दोनों जनरली ये था कि कह रहा है कि रैयत को हमेशा हर 3 साल बाद साइन करना पड़ता था बॉन्ड के लिए। जो अनपेड बैलेंस था, ओरिजिनल लोन था, उसके लिए, है ना, कि आपको इतना समय तक आपको देना है, साइन कर दीजिए। तो नया बॉन्ड जब भी आता था उसमें ना चुकाई गई शेष राशि मूलधन और उस पर ब्याज फिर दर्ज कर दिया, फिर नया ब्याज लगा दिया। तो डंकन आयोग को जब लगा तो लगा कि नहीं, इसका तो फायदा उठा रहे हैं ऋणदाता लोग, रैयत को ठग रहे हैं, है ना। इस बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये तो बताया उनके बीच अत्याचार के बारे में बताया गया। तो यही सब हमें पढ़ना जनरली इस सब के बारे में समझें, ठीक है। तो हमारा हो गया डंकन दंगा आयोग के बारे में पढ़ेंगे 1857 में की याद से। जैसे कि आप देखें कि इस तरह के जो विद्रोह हुए हैं, है ना, भारत सरकार को पता था कि 1857 में विद्रोह तगड़ा हुआ था। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने डंकन दंगा आयोग बनाया, 1877 में पेश किया गया, है ना। और ये इसमें बताया गया कि उन दंगों का अध्ययन करने के लिए, तो ये बताते हैं, ठीक है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्ग साहूकार के बयान लिया, विभिन्न क्षेत्रों में दरों कीमतों के इकट्ठे किए और रिपोर्टों का संकलन। दंगा आयोग में वही चीज है, ठीक है। बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। जो हमारा लास्ट है तो ये सब डेट है, इस डेट को आपको ध्यान में रखना है। संथाल, ये सब की सब महत्वपूर्ण डेट है जो आपको याद में रखना है। तो हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। और अभी मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि अभी हमारा जो वीकली जो टारगेट सीरीज चल रहा है, जनरली उसका आज ही टाइम था अपलोड करने का, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं मैं कर पाया हूँ। तो बीच में आप लोग होली खेल रहे हो, जाहिर सी बात है। तो आप लोग पूरे टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होली बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। लोग सब घर जाते हैं यार, कुछ भी हो, इतना भी सीरियसनेस नहीं होना चाहिए चीज़ों को लेके कि त्यौहार ना मनाए। तो जाहिर सी बात है कि टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने उस टारगेट को अभी अपलोड नहीं किया है, बट कल हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। बिगी टारगेट लगभग 13वां सप्ताह होगा हमारा। तो जो बिगी टारगेट को नहीं देखते हैं वो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत कुछ आइडिया पता चला क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक, कैसे पढ़ना है। अगर जो आगे की तैयारी 71 बीपीएससी 70 बीपीएससी तैयारी जो भी करना चाहते हैं उनके लिए बिगी टारगेट बहुत अच्छा, आप लोग जरूर देखें उसको, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।